वालेकुम सलाम। सीप क्लास में नहीं आया। अच्छा, और उधर स्टूडेंट्स को भी बताइए। असल में पहले आप आएँ और स्टूडेंट्स को बताएं तो फिर आगे मुझे ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, चलें आएँ। हम्म, हम्म। हम्म, हाँ, अभी तो कुछ हो नहीं रहा ना। तो आप लोग सो ही रहे हो ना। अगर कोई करना है कुछ तो फिर क्लास की जगह बदल दी है, लेकिन जब खाली पड़ा है और अभी कुछ नहीं हो रहा तो आदमी है, तो आप सो ही रही हो तो सोने के लिए बेड ज्यादा बेहतर जगह है बनस्बत क्लास के। सोने के लिए बेड इस्तेमाल करो। क्यों आपको मैं चला जाऊँ फिर? चलो, तो यानी सोने के लिए ये जगह फिर तरह क्लास के लिए वो जगह बेहतर है। तो बेल तो फिर भी बजेगी, मैं क्लास उधर लौटा दी वो तो बेल से तो मुझे डिस्टर्बेंस होनी है, आपको तो। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। Okay, we are starting our digital logic design lecture number 12. Uh, if you have any questions, you can ask, please. Okay. No questions? All right. आपको शायद ये मालूम है कि आप अटेंडेंस जो भी क्लास हो उसके चैट पार्ट में आपने अपना नाम और रोल रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के अटेंडेंस लगानी है, क्योंकि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स they decide on the count of the attendances whether you sit in the exam or not. So please make sure that you do that bit. And हसीब, you make sure कि आप अटेंडेंस रिकॉर्ड को अपडेटेड रखें और भेजते रहें जिस तरह जी रिक्वायर्ड होता है।
एडमिनिस्ट्रेशन को स्टूडेंट अटेंडेंस का, ठीक है। अच्छा, अब few words, अच्छा ओके। जो अटेंडेंस में अभी मैं देख रहा हूँ कि क्लास में आप लोगों को पहले बुलाना पड़ता है और फिर अटेंडेंस का लेवल बहुत लो है। हमारे कोर्स में, सारे कोर्सेज में, they will not be difficult, but they are not possible without attending the classes। ना ही आप प्रोजेक्ट्स कर सकोगे और ना ही आप एग्जाम कर सकोगे। तो वी टेल यू दैट कि आप इस तरह से इसको फॉलो करें। और अगर नहीं करेंगे तो फिर जब एग्जाम वगैरह के टाइम में आप कहेंगे तो इट विल बी टू लेट फॉर दैट। ओके, जैसे कि लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने देखा हमें अब दो चीजें सीखनी है, उनकी कॉम्बिनेशन। एक तो हमने बेसिक्स ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक की डिजाइनिंग में क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं उनको सीखा है। यानी कॉम्बिनेशन लॉजिक में ट्रूथ टेबल का रोल है, कॉम्बिनेशन लॉजिक में बूलियन एक्सप्रेशंस का रोल है, कॉम्बिनेशन लॉजिक में गेट्स बेस्ड सर्किट का रोल है, कॉम्बिनेशन लॉजिक में ब्लॉक्स ऑफ फंक्शनल मॉड्यूल्स को कनेक्ट करके बिल्ड करने का रोल है। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन लॉजिक में डिजाइन करने के हमारे पास ऑप्शन हैं। अच्छा, इन ऑप्शंस को फिर इसी तरह आगे प्रोग्राम करना जब एचडीएल में है तो उसमें भी कई तरीके हैं अपने डिजाइन को डिस्क्राइब करने के। समटाइम्स यही जैसे मैंने बताया कि गेट्स के बेस के सर्किट्स को डिस्क्राइब करना एक तरीका है, गेट लेवल या स्ट्रक्चर लेवल। फिर समटाइम्स सर्किट के बूलियन इक्वेशन को डिस्क्राइब करना ये दूसरा तरीका है। और फिर इसी तरह आगे जब हम और हायर लेवल पे डिजाइन करते हैं तो सर्किट को बिहेवियर लेवल पर डिस्क्राइब करना। तो डिस्क्राइब करने के एचटीएल में भी डिफरेंट लेवल्स हैं और सर्किट्स को और अपने डिजाइन्स को बिल्ड करने के भी डिफरेंट तरीके, टेक्निक्स, प्रोसेसेस हैं। ये दोनों चीजें अब हमने देखी हैं, इनके दोनों की वैरायटी हमने पिछले लेक्चर तक देखी है। अब हम इसी बात को, ये कॉम्बिनेशंस ऑफ थिंग्स के भाई एक कॉम्बिनेशन सर्किट है, हम उसको इस तरह बना रहे हैं, इस तरह बना रहे हैं, इस तरह बना रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन सर्किट है उसको हम एचडीएल में इस तरह डिस्क्राइब कर रहे हैं, इस लेवल पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, इस लेवल पे। तो ये सारी मिक्स ऑफ थिंग्स दोनों एंगल से, बिल्डिंग के एंगल से उसको और डिस्क्राइब करने के, ये अब हमारा फोकस है टू कंप्लीट द कॉम्बिनेशन लॉजिक। फिर हम सिक्वेंशियल पर मूव करेंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमने इनमें जैसे मैंने बता दिया था कि जब गेट लेवल पर एचडीएल को डिस्क्राइब करते हैं, इसको गेट लेवल और स्ट्रक्चर मैंने दोनों बताया था। स्ट्रक्चर इज ए मोर जनरल वर्ड। स्ट्रक्चर में गेट इज वन वे ऑफ डिस्क्राइबिंग। तो स्ट्रक्चर इन ब्रैकेट गेट लेवल मैं मेंशन करता हूं, तो स्ट्रक्चर इन ब्रैकेट मॉड्यूल लेवल, ब्लॉक लेवल। तो स्ट्रक्चर ऑफ थिंग्स एंड देयर कनेक्टिविटी, ये वो लेवल है डिस्क्राइब करने का। फिर डेटा फ्लो लेवल जो है वो ये है कि बूलियन एक्सप्रेशन लेवल पर उसको डिस्क्राइब करेंगे और उसमें असाइन स्टेटमेंट जो कंटिन्यूस असाइनमेंट करती है, ऑल द टाइम पूलिंग लाइक थिंग, वो इस्तेमाल करेंगे। और फिर तीसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि बिहेवियर लेवल, जिसमें
interrupt level like think continuously anytime a level changes interrupt is generated और उसके मुताबिक फिर उसमें जो एक्शन होना है आपके काम का वो डिस्क्राइब करते हैं ये बिहेवियर लेवल इसमें ऑलवेज का कंस्ट्रक्ट इस्तेमाल होगा उधर कंटिन्यूस असाइनमेंट डेटा फ्लो में असाइन होगा इधर ऑलवेज होगा और ये आप गेट्स के प्रिमिटिव्स को और वायर्स को कनेक्ट करना या मॉड्यूल्स के प्रिमिटिव्स को और वायर्स को कनेक्ट करना ये पहला है दूसरा तीसरा ये अब नजर आएंगे बार बार आपको तो फिर टू पुट द पर्सपेक्टिव क्लियर अगेन अब उसके मैंने सिलेक्टेड थिंग्स फोकसिंग ऑन नाउ डिस्क्राइब करने के लेवल्स को ये जो अभी 3 लेवल्स डिस्क्राइब करने के हम कह रहे हैं और इस एंगल से अब देखते हैं हमने एक फुल एडर को 2 फुल एडर्स से ज्वाइन करके बनाने को सीखा ये भी स्ट्रक्चर लेवल थिंग है स्ट्रक्चर लेवल थिंग ये है कि एक इसके अंदर तो गेट ही है एक स्ट्रक्चर हाफ एडर की ये है तो ये स्ट्रक्चर गेट लेवल की जगह हम कहेंगे ब्लॉक लेवल तो एक ब्लॉक हाफ एडर का हमारे पास ये है जब हम हाफ एडर को डिस्क्राइब कर रहे हैं अच्छा जब हम हाफ एडर का कोड डिस्क्राइब कर रहे हैं ये तो ये गेट लेवल है कि आपने एक हाफ एडर जब बता रहे हैं तो गेट लेवल डिस्क्रिप्शन है स्ट्रक्चर बट गेट लेवल स्ट्रक्चर ऑफ गेट्स तो ये पहला स्ट्रक्चर गेट लेवल इसमें आप गेट्स को स्पेल आउट करते हैं उसकी कनेक्टिविटी को बताते हैं तो ये स्ट्रक्चर लेवल डिस्क्रिप्शन यूजिंग गेट्स इससे आगे जब 2 हाफ एडर के ब्लॉक्स को आप ज्वाइन करते हैं या मॉड्यूल्स को ज्वाइन करते हैं तो फिर भी आप तारें कनेक्टिविटी बल्कि एक आध गेट भी इसमें आ गया एडिशनल वो भी आ गया मगर असल में ये 2 बड़े ब्लॉक्स को आप ज्वाइन कर रहे हैं अब उसके अंदर की चीज नहीं देख रहे हम देख रहे हैं एक ये हाफ एडर ब्लॉक एक ये हाफ एडर ब्लॉक और ये तारें जो सिर्फ इनको ब्लॉक्स को कनेक्ट करती थी इनसाइड की तारों का हमारा कोई ताल्लुक नहीं हम इसको फिर एज ए ब्लॉक ऑफ हाफ एडर ए ब्लॉक ऑफ हाफ एडर और व्हाट इज इनके एक्सटर्नल वायर्स पे क्या और इंटरनल की फिर हमें डिटेल का कोई ताल्लुक नहीं इधर तो था कि गेट्स की कनेक्टिविटी का रोल था यहाँ तो ब्लॉक्स की कनेक्टिविटी का रोल अगरचे ये भी स्ट्रक्चर लेवल है कनेक्टिविटी लाइंस वायर्स हम बताएंगे इसमें भी यानी ये ब्लॉक के जो कनेक्ट होने के वायर्स हैं अब उनकी अहमियत है ये तारें ब्लॉक के दरमियान ये तारें इसके अंदर वाली नहीं है वो अब स्ट्रक्चर ऑफ ब्लॉक्स को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो इसमें फिर वो कोड को इस तरह बयान करेंगे कि हाफ एडर्स को इंस्टेंशिएट किया मे बी एक गेट भी चाहिए था वो भी किया और इसमें जो तारे वगैरह चाहिए थे उनको भी बताया या इनपुट आउटपुट पोर्ट्स बताया तारे बताई और उन वायर्स के जरिए ये कनेक्टिविटी ऑफ ब्लॉक्स को बताया और ये हम कह रहे हैं स्ट्रक्चर लेवल ऑफ ब्लॉक्स स्ट्रक्चर लेवल ऑफ गेट्स लेकिन ये दोनों स्ट्रक्चर लेवल डिटेल्स हैं जिनमें आप कनेक्टिविटी वायर्स वगैरह को इस्तेमाल करते हो अच्छा यही स्ट्रक्चर लेवल नेक्स्ट लेवल पे चला गया 2 हाफ एडर्स को ज्वाइन करके एक फुल एडर बना रहे थे अब आपने फुल एडर्स को ज्वाइन करके 4 बिट फुल एडर बना रहे हैं बट आप अब ये ब्लॉक्स को तारों से जोड़ के ये बना रहे हैं तो अगर स्टिल इट इज ए स्ट्रक्चर लेवल डिस्क्रिप्शन जिसमें वायर्स कनेक्टिविटी ऑफ ब्लॉक्स होगी अब फुल एडर के अंदर क्या है क्या 2 हाफ एडर्स हैं क्या डायरेक्टली इंप्लीमेंटेड है व्हाटएवर वी डोंट नो वी डोंट नीड टू नो हमें वी नीड टू नो कि जो ये ब्लॉक हम इंस्टेंशिएट कर रहे हैं इसके पोर्ट्स क्या हैं उन्हें हम सही तरीके से अगर कनेक्ट कर दें तो हमारा वो सिस्टम बन जाएगा तो यहाँ अब हमारा ये लेवल बढ़ गया अगरचे अभी भी हम जब वायर्स के जरिए इन ब्लॉक्स को कनेक्ट करने का डिस्क्राइब करेंगे इट इज स्टिल द स्ट्रक्चर लेवल स्ट्रक्चर ब्लॉक लेवल स्ट्रक्चर ऑफ ब्लॉक्स तो अभी भी हम इस लेवल पर इसको डिस्क्राइब करेंगे अब आप क्या देखेंगे कि अब हम ये काम कर रहे हैं कि हमने वहां हाफ एडर्स थे यहाँ ये फुल एडर्स हैं फुल एडर्स के 4 इंस्टेंस लिए
उनको उनकी जहां जहां ये एक्सटर्नल वायर्स, इंटरनल कोई फुल एडर की कोई इंटरनल गेट वायर का कोई जिक्र नहीं है, अब इन ब्लॉक्स को कनेक्ट करने का है। अच्छा, तो अब ये वाली तारें C1 C2 C3, इधर से C0, और ये एक्सटर्नल इनपुट, ये एक्सटर्नल आउटपुट, ये फाइनल कैरी, ये नाम हमें इन तारों को देने थे। हमने यहाँ W1 W2 की जगह अब ज्यादा रीडेबल नेम दे दिए इन्हें, जो इनकी फंक्शन से भी ताल्लुक था, तो हमने वो वाले नाम इस्तेमाल किए। इट इज आवर नेम्स, ठीक है। उन नेम्स को इस्तेमाल करते हुए वायर्स के अब हम कनेक्टिविटी ही बता रहे हैं ब्लॉक्स की, और वो सही होगी जिस तरह ये कनेक्टेड है तो ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, है ना। और मैंने वो बताया था कि अगर ये फुल एडर के 4 इंस्टेंस बनाते हैं तो 2 तरीके हैं, या हर दफा फुल एडर के हैं और यहाँ पे सेमीकोलन डालें, और या फिर एक दफा फुल एडर करके कॉमा डाल डाल के चारों को इंस्टेंशिएट कर लें और आखिर में सेमीकोलन डालें। ये हमेशा गेट्स में भी ऑप्शन है, ब्लॉक्स में भी ऑप्शन है। मगर रियल थिंग क्या है, इन ब्लॉक्स को तारों से जुड़ने के प्रोसेस को हमें बिल्कुल एग्जैक्ट बयान करना है। अगर हमने वो नहीं किया तो दिस विल नॉट वर्क। अभी इसमें लेवल ये है कि कनेक्टिविटी ऑफ ब्लॉक्स, वायर्स, पोर्ट्स, इसमें अब हम देखें, हम बता रहे हैं कि पहला जैसे गेट होता था, अब ये पहला जो ब्लॉक है जिसका नाम हमने अब FA0 रखा है, अब हमने ये इंस्टेंस के नाम, आपको अच्छी बात हो कि ये तो फुल एडर तो एक बड़ा कांस्टेंट सा नेम है, तो अच्छी बात हो कि फिर आप जो भी इंस्टेंस दें वो यहाँ लिख दें, एफ में भी FA0, FA1, FA2, वो इंस्टेंस नेम जो आप यहाँ कोड में इस्तेमाल करने लगे वो मेंशन करें, ताकि आपको कोड लिखने में उसकी जरूरत है कि FA0 में क्या कनेक्ट हो रहा है, FA1 में क्या कनेक्ट हो रहा है, तो आपको ये मेंशन कर लेना चाहिए, वरना दैट विल नॉट बी गुड। FA0 में जो आपका फुल एडर जब आपने बनाया था, अब आपको फुल एडर जो यहाँ इस्तेमाल कर रहे हो उसकी पोर्ट्स की सीक्वेंस कि क्या है वो जरूरी, वो जिसको इंस्टेंस कर रहे हो उसका नोन होना बेहद जरूरी है। आपका ये ऑर्डर जिस मॉड्यूल को इंस्टेंशिएट कर रहे हो उसका नॉलेज इज मस्ट। जैसे फंक्शन कॉल करते हैं तो आप पैरामीटर्स को अगर सही जगह नहीं डालेंगे पोजीशन में, या वो वाला पैरामीटर नहीं डालेंगे जो वहां चाहिए, तो आपका रिजल्ट गलत होता है, बिल्कुल वही है। तो आपको ये लाजमी है कि आपको ये पता हो आप इस फुल एडर को वहाँ इंस्टेंशिएट कर रहे हैं, और आपको पता हो कि मेरे इस फुल एडर की 3 इनपुट्स जो है वो यहाँ आएंगी, उसके बाद कैरी है, कैरी आउट है, और ये सम आउट है, ये आउटपुट है। आउटपुट पर जो कैरी निकलेगी ये हमारी कैरी आउटपुट की कैरी है, ये सम है जो आउटपुट पर निकल रहा है, और ये हमारे 3 इनपुट्स हैं जो उसमें जा रहे हैं फुल एडर में। और एक लिहाज से अगर हम देखें तो इसमें ये हमारा x और y मेन इनपुट के बिट्स हैं, और ये जो z यहाँ पर इस वक्त है, यहाँ इस फुल एडर में 3rd पोजीशन में, इट इज लाइक 3rd इनपुट विच इज कैरी इन, ये हमारा कैरी इन वाली चीज है। बहरहाल ये इस पोजीशंस का हमें पता हो, ठीक है। ये बात अब हम वहां इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इसका नोन होना जरूरी है। जैसे जब फुल एडर का आप कोड लिख रहे थे और हाफ एडर्स यूज कर रहे थे, आपको उस वक्त ये जरूरी है कि आप ये देखें कि इस हाफ एडर को जो आप यहाँ अब इंस्टेंशिएट कर रहे हो, इस हाफ एडर में ये 2 इनपुट्स, और ये उसका उस हाफ एडर का स्पेसिफिक हाफ एडर का सम, उस स्पेसिफिक हाफ एडर का कैरी। तो आपने हाफ एडर के ये पहले 2 इनपुट्स, ये इनपुट्स, और फिर S1 और C1, ठीक। फिर अगले केस में, दूसरे केस में इसका सम उसके अंदर जा रहा है, तो उसकी जो 2 इनपुट्स हैं ये आपने मेंशन किए हैं कि इसकी सम पहले वाले से जो ये सम 1 निकल के आ रहा था, यहां से आपने x, y और s एक हाफ एडर के लिए था, तो जब 2 हाफ एडर आपने ज्वाइन किए तो आपने पहले ये वहां पर वो जो डायग्राम है वो ये बात कह रही है कि ये एक हाफ एडर आपका हाफ एडर 1 यहाँ पर नाम आपने लिए हैं, और एक हाफ एडर
S2 आपका नाम है। ठीक, आपने पहले इन दो को ऐड किया, इसमें आपने ये XY इनको नाम दिया हुआ है। इनसे आपको सम मिला, ये सम निकला इसका, ये जो सम निकला इसका वो आपने दूसरे के इनपुट में डाल दिया। ठीक है, और इसी से एक कैरी आउट भी निकली आपकी, कैरी, ये कैरी आपकी निकली। ये बेसिक में सम और कैरी थे। अब इस डायग्राम में जब आप कनेक्ट कर रहे हो तो आपने अपने वायर्स के नाम, ये जो कनेक्ट होने वाले वायर्स हैं वो आपने ये रखे कि पहले हाफ एडर से जो चीज सम निकलेगी उसका नाम वायर का मैं S1 रख रहा हूँ क्योंकि कनेक्ट करना है वायर से, और इसके कैरी जो निकल रहा है उसका नाम मैं C1 रख रहा हूँ। अब ये आप हाफ एड्रेस के कनेक्ट करने की ये वाली डायग्राम को मैं ब्लॉक लेवल पर आपको शो कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक ये चीज आप क्लियर नहीं करोगे कनेक्ट कैसे होना है, ये बात आपकी सही नहीं होगी और देन इट विल नॉट वर्क। तो आपने कहा मैं पहले इनपुट्स जो हैं वो XY पे दूंगा, उसकी S1 आउटपुट दूसरे हाफ एडर जिसका नाम मैंने हाफ एडर 2 रखा है इंस्टेंस वाइज, उस पर एक इनपुट ये सम की दूंगा, और दूसरी इनपुट जो मेरे यहाँ पर, यानी ये मैं सम में अब मैं फुल एडर बना रहा हूँ और फुल एडर में मेरी 3 इनपुट्स होनी है, एक XY और ये Cin के तौर पे मेरी तीसरी इनपुट, उसका नाम हम बाद में या कुछ भी रखे, पोजीशन पर वो चीज आएगी। ये मेरी थर्ड इनपुट है, फुल एडर में 3 इनपुट्स होती हैं। ठीक है, तो अब मेरी जो थर्ड इनपुट है XY के बाद Z, वो मैं इसमें फीड करूंगा। अब मेरे फुल एडर में 3 इनपुट्स थी, XY एंड Z, ये Z इज फुल एडर के लिए सीन का, तो ये Z को मैंने दूसरी इनपुट पे फीड, तो दूसरे फुल एडर पे एक तो पहले का सम और दूसरे ये थर्ड बिट इनपुट, ये दो मैं यहाँ फीड करूंगा। फिर यहाँ से मेरी आउटपुट निकलेगी, इसको मैं लेट से फाइनल आउटपुट कह देता हूँ इस फुल एडर की। ये मेरी स्कीम है यहाँ, ये मैं इसको यहाँ पूरा फुल एडर का बॉक्स इसका नाम रखता हूँ, ये मेरा फुल एडर है। इस फुल एडर को मैं अभी जो बना रहा हूँ उसमें ये 3 इनपुट जा रहे हैं XYZ, और बाहर S निकल रहा है, और अंदर हाफ एडर्स को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ जिनके मैंने ये नाम रखे हैं। ठीक, ये इधर से C1 मेरा निकला है, इधर से। अच्छा, अब इधर से जो मेरी ये कनेक्टिविटी थी फुल एडर की कि एक और गेट निकाल लगा के दोनों के सीज को मैंने ज्वाइन किया, तो मे बी यहाँ मेरा एक यहाँ पर एक और गेट है, इस ये वाला C1 और इस हाफ एडर का जो C निकलेगा C2, ये दोनों मुझे बाहर फाइनल C फुल एडर का बनेंगे। ये वाली बात को सही आपने जब भी कनेक्टिविटी स्ट्रक्चर लेवल चीज बनानी है इंस्टेंशिएट करके, तो आपने एग्जैक्टली देखना है कि कौन सी चीज इस यूनिट की किस तरह कनेक्ट होके मैंने दूसरी चीज बनानी है और वहां क्या नाम लेने हैं और उनको किस तरह मैंने डिस्क्राइब करना। ये जब तक आप नहीं सही करेंगे, आप ये खाली 2 हाफ एडर इंस्टेंशिएट करने से तो ये नहीं बन जाएगा कि आप कह दो 2 हाफ एडर इंस्टेंशिएट, नहीं, ये एग्जैक्टली बता रहा है कि जब मैं इंस्टेंशिएट कर रहा हूँ 2 हाफ एडर यूज कर रहा हूँ, तो मैं एक्सटर्नल पॉइंट से लेकर ये मेरी और फाइनल आउटपुट्स तक किस तरह कनेक्ट करूंगा एक्सटर्नल, और फिर जो इंटरनल है वो ये है। इंटरनल वायर्स क्या होंगी, जैसे हमने गेट लेवल पे शुरू किया था वही बिहेवियर इस पे होगा। इंटरनली ये मेरे 3 वायर्स होंगे, S1 C1 C2, वो आप यहाँ देख लीजिए। आपने एक वायर का नाम S1 रखा है, ये W1 W2 W3 भी हम रखते रहे, इसका S1 रखा है, इस वायर का नाम C1 रखा है, इस वायर का नाम ये इंटरनल है C2 रखा है, ये इंटरनल वायर्स है, इसको वायर के तौर पे बयान किया जाता है। इस पूरे फुल एडर के मॉड्यूल में जो चीजें बाहर से आ रही हैं उन्हें पोर्ट्स के तौर पे किया जाता है। ये इनपुट्स आ रही है बाहर, और जो फाइनल बाहर निकल रहा है इस फुल एडर से, उनको पोर्ट, फुल एडर के पोर्ट वाले नाम है उसके, ये S और C। फुल एडर का आउटसाइड, फुल एडर के इंटर कमिंग इन, और हाफ एडर्स इंटरनली कनेक्टेड। तो हाफ एडर इंटरनली कनेक्टेड, अब ये चीजें इस फुल एडर में आएंगी, इन तारों से आप जोड़ेंगे और इस तरह जोड़ेंगे कि पहला हाफ एडर में X और Y को इन में भेजेंगे और S1 और C1 पर उसकी आउटपुट होगी।
दूसरे हाफ एडर में पहले हाफ एडर का ये S1 है, ये फीड करेंगे, तीसरी इनपुट जो हाफ एडर की है Z, वो फीड करेंगे, विच इज एक्चुअली सी इन। ये Z हमारा हाफ एडर को कई जगह हम इसका नाम सी इन रख रहे हैं आगे, तो इन दो को फीड करेंगे। उसके जवाब में जो सम निकलेगा इससे, वो फाइनल सम होगा ये वाला, और इससे जो कैरी निकलेगी वो अभी इंटरनली है कैरी, क्योंकि हमने इन दोनों की कैरीज को मिला के कैरी बनानी है। तो इसका नाम C2 क्योंकि इंटरनल वायर है, इसने जुड़ना है भी। C1 भी इंटरनल वायर थी, S1 भी इंटरनल वायर थी, ये एक्सटर्नल पोर्ट है। अच्छा, अब आपने ये जो इंटरनल एक गेट भी लगाया है यहाँ, ये वाला, जिसको गेट और गेट को स्टेशन, इसमें C1 और C2 इनपुट जा रहे हैं, और C फाइनल आउटपुट जो कैरी की निकलनी है, सी आउट, एक्चुअली फुल एडर का सी आउट वो है। ये हाफ एडर्स को ज्वाइन करके फुल एडर के वक्त ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, और इसको आप इस तरह डिस्क्राइब कर रहे हैं। फिर इस फुल एडर को यूज करके, चार फुल एडर को यूज करके आप एक 4 बिट फुल एडर बना रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो यहाँ है। उसकी डायग्राम ये है, उसके नाम यूनिट्स के ये हैं, और उनको डिस्क्राइब एचडीएल में करना है। अब यहाँ ये सब कुछ जो आपने यहाँ कहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर इट विल नॉट वर्क। इट्स नॉट कि आप खाली नाम मुख्तलिफ मेंशन कर दें तो चलेगा, नो नो, एक एक वर्ड, एक एक बिट के बारे में आप बात कर रहे हैं, स्पेशली जब आप स्ट्रक्चर लेवल पे बात कर रहे हैं तो बहुत ही डिटेल एग्जैक्ट जानना और डिस्क्राइब करना जरूरी है। अब 4 बिट फुल एडर बना रहे हैं। अच्छा, आपने कहा इसमें मेरे इन आउटपुट्स, चलो ये पहले आउटपुट दिख रहा है, ये फिर इनपुट। मेरे इनपुट जो हैं वो A और B हैं, और ये 4 बिट के हैं, ये देखिए इस तरह आपने बताया। और एक और एक्सटर्नल इनपुट मेरा C0, यानी क्या मतलब, अब आप इस 4 बिट एडर का जब कोड लिख रहे हैं तो अब आपका 4 बिट एडर यूनिट ये है, यू आर डिस्क्राइबिंग दिस थिंग जिसका आपने नाम रखा है 4 बिट एडर। इसका नाम रख दिया आपने 4 बिट एडर। इस 4 बिट एडर को डिस्क्राइब करने के लिए ये C0 और ये A0 B0 A1 B1 A2 B2 A3 ये एक्सटर्नल इनपुट्स हैं। C0 एक्सटर्नल इनपुट है, और ये S0 S1 S2 S3 और C4 ये एक्सटर्नल आउटपुट्स हैं। ये हमने यहाँ बताए हैं, ये यहाँ इसके हेडर में होंगे, जो एक्सटर्नल चीजें इस मॉड्यूल में आएंगी सिर्फ वो यहाँ होंगी, नॉट एवरीथिंग। हेडर में पोर्ट्स में सिर्फ वो चीजें होती हैं। तो ये देखिए, ये दो AB इनपुट जो 4 बिट हैं, तो आपने अरे से डिसाइड किया, आपने वो नाम नहीं लिखे जो यहाँ लिखे हुए थे। यू डिसाइडेड कि नहीं, आई विल नॉट यूज A0 B0 उस सेंस में, इंडिविजुअल नेम में करूंगा। मैं एक अरे डिक्लेयर करूंगा जिसकी हर इंडेक्स पर जो मेरा इंफॉर्मेशन है उसको, यानी मैं इस, आपने इसको A0 B0 8 वेरिएबल्स के बजाय आपने एज ए अरे तय किया कि मैं इसको A0 के तौर पे कहूंगा। अब आपने ये अपना कोड का डिसीजन लिया है। वन कुड और समवेयर वी डू राइट, जब छोटा था जैसे हाफ एडर में कम थे तो हमने इसको एज ए वेरिएबल इस्तेमाल किया हुआ है इनको बिट्स को, ठीक। बट अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि 8, वरना हमें ये 8 वो लिखने पड़ते इनपुट के। तो हमने कहा नहीं, हम 2 4 बिट अरेज यूज करेंगे, एलिगेंट तरीका है। तो A0 और ये A1, तो आपने इस अरे की शक्ल में अब A को दिया, ये कहना इसलिए पड़ेगा कि आपका ये डिसीजन था। इसी तरह B को आप B0 अरे का 0th बिट, और दूसरी के भी 1 2 3 4 इस तरह करेंगे। इसलिए आपने A और B को अब यहाँ एक्सटर्नल उसमें 0 to 3 इनपुट, ये इनपुट जो एक्सटर्नल इसमें आ रही है इसका नाम आपने C0 का C0 इनपुट। फिर इसके इससे जो आउटपुट्स निकल रहे हैं वो भी आपने सोचा यार SB 4 बिट है, 4 वेरिएबल्स मैं क्यों इस्तेमाल करूं, ये भी मैं एक अरे बना लेता हूं और उसको इंडेक्स कर देता हूं हर पॉइंट पे, S0 S1 S2। तो इसके लिए भी आपने सम, इसका नाम आपने सम रखा, S भी रख सकते थे, यहाँ आप इसने सम डिसाइड किया, सम, और 0 to 3 अरे के तौर पे आउटपुट। फिर ये फाइनल C4 एज ए सिंगल वेरिएबल, नाम सी अगर चाहिए, इंडेक्स नहीं है, ये अरे नहीं है,
इसका नाम ही C4 है, तो ये वेरिएबल C4 आउटपुट। ये एक्सटर्नल पोर्ट सिर्फ यहाँ पर है। फिर इंटरनल कनेक्टिविटी को आप जैसे लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वो ये किया है वायर का, नॉट इन द हेडर बट लेटर देन इन द प्रोग्राम। वायर है जो ये इंटरनल, अब ये इंटरनल है। C1 एक वायर का नाम है, C2, C3। इनफैक्ट पास्ट में हम आपको ये फीलिंग देने के लिए कि आप इस वायर का नाम रख रहे हैं, हमने इनके नाम W1 W2 रखे थे। हेयर ऑल्सो अगर आप उसमें ज्यादा कंफर्टेबल हो वो रख सकते हो, मगर आमतौर पर फिर कहते गया नाम तो रखना ही है हमने वायर का, W1 W2 W3। वाई नॉट ऐसा नाम रख लें जो हमें कोड लिखते वक्त हमें पता हो यार कि क्या चीज वहां पर है, कैरी है या क्या। तो आपने इसके नाम C1 C2 C3 रखे, और उसकी वजह ये उसका सीक्वेंस ये रख लिया है कि अगर ये C0 कैरी जो इनिशियल एंटर हो रही है वो C0 है, तो इसकी आउट जो है वो उससे नेक्स्ट नेम, 0 एंटर होगा तो 1 निकलेगा, 1 एंटर होगा तो 2 निकलेगा, 2 कैरी एंटर होगी तो 3, ये इन और आउट है ना, और 3 एंटर होगी तो 4। सी इन सी आउट जो इसके थे वो इस तरह आपने कर दिए। ये नाम कहने के बाद ही अब ये वाली बातों में एक एक चीज यहां जो मेंशन है, इट इज इंपॉर्टेंट, इट हैज मीनिंग एंड इट इज ए मस्ट कि इट हैज टू बी लाइक दिस। अगर इसमें आप एक चीज का छोटा सा फर्क करें, आप कहेंगे प्रोग्राम नहीं चल रहा सर, ये काम नहीं करता। ये वजह है कि हमें देखें, हम बिल्कुल एग्जैक्ट, असल में HDL जो है वेरीलॉग, इसीलिए इसका नाम हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है। सॉफ्टवेयर में हमें आदत है एक वेरिएबल नेम रख दिया, आप देखोगे इसी के अंदर जब बिहेवियर लेवल पे जाओगे तो उस तरह की सूरत हाल आएगी। लेकिन जब आप स्ट्रक्चर लेवल पर हार्डवेयर को डिस्क्राइब करते हो या गेट लेवल पे, तो आपको वाकई जैसे ये सेंस भी हो और इस्तेमाल भी हो कि जैसे हार्डवेयर में एक तार भी आप इधर से उधर गलत लगा दें तो वो हार्डवेयर नहीं चलेगी। तो यू आर एक्चुअली यू आर ए हार्डवेयर डिजाइनर हु इज डिस्क्राइबिंग योर हार्डवेयर डिजाइन। अब यहाँ पर हम वो बात आपको जो शुरू में बता रहे थे कि इट्स नॉट कि कोई बंदा है कि यार वो क्या मैं तो सारी उम्र सॉफ्टवेयर लिखता रहूं, तो ओके आई विल स्टार्ट राइटिंग प्रोग्राम इन वेरीलॉग एंड आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम। नो, if he does not know this kind of your actual designing of hardware, वो ये वाले लेवल की डिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकता। he may be an excellent, बहुत टॉप किस्म का कोई प्रोग्रामर हो, वो नहीं लिख सकता। उसको पता ही नहीं कि ये क्या फुल हेडर है, उसमें कौन सी तार कहाँ पोर्ट, कौन सी लाइन, कौन सी तार किधर से किधर जानी है, कौन सा गेट है। अगर उसे इस लेवल की पता है तो वो तो हार्डवेयर इंजीनियर है। लेकिन you have to know full-fledged detailed knowledge of gates, wires, connectivity, ports to say these statements. So you are having both capabilities to write such things. ठीक, तो अब ये देखिए, आपने कहा मेरे इस मॉड्यूल में ये एक्सटर्नल जो वायर थी C0 जो पोर्ट में आपने लिखी थी, वो एंटर होगी यहां मेरे इन पुश पोजीशन में। ये अब आप फुल एडर का इसको ख्याल रख रहे हो, ये फुल एडर में यहाँ क्या क्या एंटर होगा और क्या बाहर निकलेगा, ये सीक्वेंस आप फॉलो करो। इधर जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये Z वाला जो है वो C इन, हमारा तीसरी इनपुट यही थी, तो C इन वहां पर हम C इन के तौर पे इस नाम को, वायर को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये A0 B0 के तौर पे कर रहे हैं, वहां नाम हमारे ये हैं। ये सी आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल है, ये ओवरऑल सी आउट नहीं है, वहां उसका सी आउट नहीं है, ये फुल एडर का सी आउट है जो कि लोकल सी आउट है। ये उस फुल एडर का एस आउट सम है। अब ये सीक्वेंस रखते हुए, क्योंकि ये मॉड्यूल आपने इंस्टेंशिएट किया है, वहां तारों की कनेक्टिविटी को डिस्क्राइब कर रहे हो। क्या कह रहे हो, पहले फुल एडर में एक्सटर्नल जो मेरे पोर्ट पर ये C0 है, ये बाहर से जो आ रहा है उसको मैं कनेक्ट कर दूं, आपने यहां कनेक्ट किया। और फिर इसके ये दो इनपुट जो बाहर से आ रहे हैं, अब वो ये हैं A B से 0 वाले, वो कनेक्ट कर दूं। और फिर इससे जो कुछ बाहर निकलेगा इधर और इधर, इस पोजीशन में वहां S निकलना था, वो अब एक उसकी आइडेंटिटी अब 0 बिट के S की है, मैंने यहाँ पे सम 0 उसका नाम रख दिया है, तो उस ये आउटपुट सम की ये होगी। और इसकी जो कैरी लोकल निकल रही है वो मैंने एज ए वायर नाम रख दिया है C1, इंटरनल वायर। तो C1 अब आप देख रहे हैं यहाँ, ये C1 ये वाला है,
और ये सम 0 ये वाला है, और ये C0 ये वाला है, और ये A0 B0 ये वाले हैं। तो हमें एक्चुअल इस डायग्राम को हम बात कर रहे हैं और उसमें ये ख्याल रख रहे हैं पोर्ट्स कौन से हैं, एक्सटर्नल वाली लाइन है, और इंटरनल क्या है, उनके नाम क्या है, और उनको कैसे कनेक्ट किया है। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह समझनी चाहिए। अब आप देखें अगला मॉड्यूल, अगले मॉड्यूल में क्या है, इनपुट सी इन जो है वो अब C1 है, वायर C1 है, A1 B1 को इनपुट कर रहे हैं और सम 1 पे आउटपुट कर रहे हैं, और C2 पे इसकी कैरी आउट है। तो अब ये देखिए C1, यहाँ पे C1 आ गया, ये वाला कैरी जो निकला था वो इधर चला गया, ये दो इनपुट्स आ गए, और इससे जो कैरी बाहर निकला ये इसका आउट है, इससे बाहर निकला कैरी आउट, और ये इसका सम है। अब अगली लाइन में ये जो C2 तार निकली थी वो इधर कनेक्ट हो गई अगले कैरी इन में, ये C2 अगले में, और ये उस पर इनपुट्स आ गए, ये इसका कैरी आउट है और ये इसका सम है, और ये कैरी आउट फिर अगले में इनपुट पे चला गया, ये तीनों इनपुट्स आ गए, और इधर का जो निकला आउटपुट ये वो आपका पोर्ट में जो मेंशन था C4 फाइनल आउटपुट, यहाँ पे ये वो वाला है, ये वायर नहीं है, ये पोर्ट का वाला से जो आया है C4, यानी ये इंटरनल वायर नहीं है, एक्सटर्नल वायर, और ये सम, और ये फुल एडर। ये सब कुछ बहुत जरूरी है जब स्ट्रक्चर और गेट लेवल चीजें करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम गेट्स टू मॉड्यूल्स एंड ब्लॉक्स। ओके, ये अब हमने देख लिया। अब मैंने कहा कि एक तरीका तो हमने वो सीखा था कि भाई किस तरह, ओके, कि किस तरह ये हमने इसको बहुत अच्छी तरह इस बात पे गौर कर लिया। ये आपके एचडीएल के डिस्क्रिप्शन में जो गेट या स्ट्रक्चर, मैं स्ट्रक्चर का नाम, स्ट्रक्चर ज्यादा जनरल नेम है, क्योंकि देखिए अब जब हम मॉड्यूल ज्वाइन कर रहे हैं तो वो गेट लेवल से जरा ऊपर का है, मगर गेट मॉड्यूल या गेट लेवल स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर लेवल डिस्क्रिप्शन है, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ गेट हो सकती है, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लॉक्स हो सकती है। हमने स्ट्रक्चर ऑफ गेट्स, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लॉक्स को कोड भी देख लिया, तरीका भी देख लिया। अब हम कहते हैं यार ये डाटा फ्लो लेवल क्या है, हम उसी बात के लिए डाटा फ्लो लेवल देखें तो फिर हमें ज्यादा समझ में आएगी बात। डाटा फ्लो लेवल ये है कि आप अब फुल एडर, फर्स्ट को फुल एडर को आपने, एक फुल एडर को डाटा फ्लो लेवल पर डिस्क्राइब करना, क्या करोगे? डाटा फ्लो में आपको जैसे मैंने बताया कि यू एक्सप्रेस द डिजाइन इन द बूलियन एक्सप्रेशन वे, नॉट इन द गेट स्ट्रक्चर लेवल। अब आपका लेवल बढ़ गया, प्रोग्राम में लिखने का तरीका, डिस्क्राइब करने का तरीका, अब आपका गेट्स और ब्लॉक्स की कनेक्टिविटी नहीं होगी, अब आपके मैथमेटिकल बूलियन बिहेवियर को स्टेट करना मकसद होगा, बूलियन एक्सप्रेशन लेवल डिस्क्रिप्शन। ये भी वही फुल एडर, अभी जो आपने ये फुल एडर डिस्क्राइब किया था यहाँ, इट इज द सेम फुल एडर, ये फुल एडर, ये फुल एडर आपने यहाँ फुल एडर डिस्क्राइब किया है एक तरीके से। अब इसी फुल एडर के लिए जब आप बूलियन यहाँ आपने गेट्स लेवल या स्ट्रक्चर लेवल पर, इसी फुल एडर को अगर आप कहें मैं डाटा फ्लो लेवल पर आपको बताऊंगा, डिस्क्राइब करूंगा वेरीलॉग में, तो फिर मेरा तरीका ये होगा कि मैं अब इसको कनेक्टिविटी ऑफ ब्लॉक्स की बजाय इसके बूलियन एक्सप्रेशन के तौर पे इसको देखूंगा और डिस्क्राइब करूंगा। अब ये फर्क आ गया लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन में। तो आप फौरन अब फुल हेडर की ट्रूथ टेबल लोगे, ये ट्रूथ टेबल है, इस ट्रूथ टेबल से आप उसको ट्रूथ टेबल बनाओगे। पहले मेरे फुल हेडर ने एज ए ट्रूथ टेबल कैसे काम करे, ये हमने पहले बनाई थी। फिर आप कहोगे कि इसके कैरी और सम के जो कॉलम्स हैं इनके बूलियन एक्सप्रेशन लिखूंगा, ये आपने सम का लिख लिया। इनफैक्ट कैरी का भी इस स्टेज पर यहाँ पे हमने सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन लिख दिया है। अगर सिंप्लीफाइड है तो हम सिंप्लीफाइड भी, चलो ये दोनों मैच। हमने कहा हमारे बूलियन एक्सप्रेशन ये, यहां से जो लिखा जाएगा वो तो इस तरह का होगा, कैरी का भी ना, ये यहाँ पे तो फुल
तमाम वेरिएबल बेस्ड ये है, ये इसी को सम वाले यहाँ लिखे जाएंगे, ये 4 कैरी वाले 4 यहाँ लिखे जाएंगे, उनको फिर सिंप्लीफाई हमने किया, वो ये बन गया, ख्वाह वो वाला एक्सप्रेशन हो या ये सिंप्लीफाइड हो, अल्टीमेटली ये बूलियन एक्सप्रेशन है। तो हमने कहा यार ये अब हमारा जो ये है 1 बिट फुल एडर, उसको अब मैंने बूलियन एक्सप्रेशन वाइज कोड लिखना है। अब वही ऊपर का कोड वही सारा कुछ उसी तरह है जैसे अभी पीछे हमने लिखा है। मैं खाली आपसे हाँ मेन चीज बता देता हूँ, आप बूलियन एक्सप्रेशन लोगे, बूलियन एक्सप्रेशन को डेटा फ्लो में हमेशा कंटिन्यूअस असाइनमेंट से शो करना होता है। कंटिन्यूअस असाइनमेंट क्या है, आप असाइन तो कर रहे हो मगर 7 वर्ड, ये कंटिन्यूअस असाइनमेंट के ये कीवर्ड भी इस्तेमाल कर रहे हो। ये कहता है कि इधर की जो चीजें हैं मैं हर वक्त इनको एवेल्युएट कर करके इसमें डाला, पूल करता रहूंगा, हर वक्त इसे देखूंगा, इसे देखूंगा, इसे देखूंगा, कैलकुलेट करूंगा, इसमें डालू, कैलकुलेट करूंगा, इसमें डालूंगा, जैसे पूलिंग होती है हर वक्त करूं। उससे क्या होगा, जैसे ही कोई वेरिएबल चेंज हुआ एस चेंज हो जाएगा, इट विल नॉट वेट कि कोई नई असाइनमेंट आप करें। यानी अगर आपका यूजुअलिटी होता है ना कि एक्स चेंज हुआ, तो आप अगले उसमें कहते हो कि ना, जब तक x इक्वल टू एक्स प्लस 1 नहीं कहते तो नया x में नई वैल्यू नहीं आती। अब जैसे ही x की लाइन पर कोई वेरिएशन आई, उसी वक्त लाइव s चेंज हो जाएगा। ये मकसद है कंटिन्यूस असाइनमेंट का तरीका, इसलिए वर्ड असाइन करना होता है और ये एक्सप्रेशन हमें डालना। अच्छा, अब ये एक्सप्रेशन हम मैथमेटिक्स में ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब आप इधर डिस्क्राइब करोगे तो जो लैंग्वेज के कंस्ट्रक्ट हैं फॉर इंडिविजुअल बाइनरी थिंग्स, वो यहाँ डालोगे। ठीक, वो जो भी आपकी लैंग्वेज में है, एंड है इधर, ये अगर यहाँ पर ये है एंड और जो भी है, ये आप अपने देख लोगे कि या ऐड जो है ये और है, एक्चुअली आपने देखा भी है आपकी डायग्राम में भी और है। बूलियन एक्सप्रेशन में यहाँ पर जो इस लेवल पे ये चीज लिखी जा रही है, इस लेवल पर जहाँ पे ये इंडिविजुअल बिट्स हैं, तो ये बिट लेवल ऑपरेशन है। तो जो भी आपका बिट लेवल ऑपरेशन का यहाँ पर और होगा वो आप इस्तेमाल करेंगे। लेट्स से ये और का ये हम अभी चेक कर लेते, बिट लेवल में और को 2 दफा, एक होता है लॉजिक लेवल, एक लॉजिक लेवल कि आपका एक एक्सप्रेशन है किसी कंडीशन में, कंडीशन इफ कंडीशन में, एक और एक्सप्रेशन है किसी कंडीशन में। अच्छा, एक और एक्सप्रेशन है एक्स इज लेस देन वाई, और एक है वाई। 2 एक्सप्रेशन है और उनको आपस में रिलेशनल तरीके से, ये तो रिलेशनल है, और ये आप लॉजिक लेवल पर इनको कनेक्ट करते हो एंड, ठीक है। तो इसको कहते हैं लॉजिक लेवल कनेक्टिंग ना, लॉजिक। जो मैं जी, कुछ कह रहे हो? ओके, अच्छा, ओके। तो एक होता है लॉजिक लेवल एंड और करना, और एक होता है बिट वाइज एंड और करना। इन दो के नोटेशन में फर्क होता है। एक टाइप में लोग सिंगल एंड और के लिए इस्तेमाल करते हैं इसमें, और एक केस में डबल। ये अभी हम चेक कर लेंगे इसकी लिस्ट से कि किस केस में सिंगल है, किस केस में डबल है। अभी मैं यहाँ सिंगल डाल लेता हूँ, बाद में देख लेंगे कि बिट वाइज के लिए जो इसके लिस्ट से आपको चेक करना हो कि बिट वाइज के लिए कौन सा है, डबल वाला है या सिंगल वाला। ठीक है, तो लेट मी शो हियर बिट वाइज, ये बिट वाइज का केस है। तो यहाँ और को करने के लिए हम डबल और डाल रहे हैं, और इनके दरमियान जो एंडिंग है यहाँ हम डबल एंड डालेंगे। ये फिर ये इस फिर ये इनके दरमियान यहाँ जब कोड लिखेंगे तो यहाँ एंडिंग डबल डल रही होगी,
और यहाँ लेट से औरिंग डबल रही है, जहाँ इन्वर्ट है उसके लिए वो साइन है ये वाला इन्वर्ट। तो ये बुलियन एक्सप्रेशन आप वहां स्टेट कर रहे होगे और उसमें जो उसकी लैंग्वेज की नीड है वो करोगे। जैसे एक्स बार के लिए ये नेगेटिव और एक्स, ये एक्स बार, फिर आगे एंड वाई बार, तो आप ये एंड के लिए अगर लेट से डबल एंड यूज होता है बिटवाइज में, तो फिर वाई बार, वाई बार, फिर एंड, ठीक है, और जेड, इसमें क्या है, जेड है, जेड, ओके जेड, ओके। ये आपका पहला ये बन गया एक्सप्रेशन, ये वाला। फिर इसको ज्वाइन करने के लिए और इसी तरह फिर ये अगला एक्सप्रेशन, और ऐसे लिखते जाएंगे। ये आप स्टेट कर देंगे, दैट्स योर कोड। असाइन मेंशन किया और ये तरीके से बिट वाइज ऑपरेशन को स्टेट किया, ये एक्सप्रेशन हो गया। यही सी का कर देंगे एंड दैट विल बी योर कोड फॉर द फुल एडर इन ए डेटा फ्लो फॉर्म। अब ये डेटा फ्लो तरीके से फुल एडर को मेंशन कर रहे हैं आप, डेटा फ्लो वे ऑफ राइटिंग को एचडीएल को डेटा फ्लो लेवल, ये इसको डेटा फ्लो लेवल कहते हैं। आप देख रहे हैं वही फुल एडर हमने यहां पर स्ट्रक्चर या गेट लेवल पर करा है, इट इज डूइंग द सेम थिंग। जो अब यही फुल एडर हमने डेटा फ्लो लेवल पे क्या है, इट विल डू एग्जैक्टली द सेम थिंग। इनफैक्ट जो मैं आपसे ये बात कह रहा था कि अगर आप जब आप ये बना रहे हो 4 बिट एडर और आप फुल एडर को एज ए मॉड्यूल इस्तेमाल कर रहे हो, इट डज नॉट मैटर कि ये फुल एडर टिल द टाइम पोर्ट्स ये वाली हैं उसकी, इट डज नॉट मैटर कि इंटरनल फुल एडर आपने उस मेथड से डाला था, ये वाले से बनाया था, या इंटरनल फुल एडर आपने इस मेथड से बनाया हुआ है। ये यही कहते हैं इसको एब्स्ट्रैक्शन, कि आपका लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ये है कि आप इसको अब मॉड्यूल देख रहे हो। तो दैट इज द बेनिफिट। या आपने पहले जब ये कोड लिखा और फुल एडर को उस मेथड से बनाया हुआ था गेट वाले से, और कुछ दिनों बाद आपने सोचा यार लेट मी इंप्रूव इट, ये फुल है, तो आपने इस फुल एडर का कोड चेंज करके और डेटा फ्लो कर दिया। ये कोड चेंज नहीं होगा, ये वाला जो अभी इन मॉड्यूल्स को इस्तेमाल किया है, अगर उसके पोर्ट्स आपने वही रखे हैं तो आप इसका जब चाहे इंटरनल कोड चेंज कर दें और ये मॉड्यूल बदल दें, बजाय इसके आप ये वाला कोड चूज कर लें। बट आपका जो बिगर कोड है वो अनचेंज रहेगा। ये फायदा होता है मॉड्यूलरली एब्स्ट्रैक्शन लेवल के यूज करते हुए, ठीक है। अच्छा, अब और देखते हैं इंटरेस्टिंग। अब हम कहते हैं यार चलो ठीक है, मैंने फुल एडर को बूलियन एक्सप्रेशन से बना के हासिल कर लिया, हाउ अबाउट द 4 बिट एडर, ये वाला, ये तो इसका लेवल तो उससे, इसमें तो 4 बिट की इनपुट को लेके दूसरी 4 बिट की इनपुट में ऐड करना। अगर मैं बूलियन एक्सप्रेशन, इसमें ऐड भी बूलियन एक्सप्रेशन में ऐड का भी अलाउड है, उनको मैं ज्वाइन करके और उससे ये काम करूं तो फिर मैं क्या करूंगा, वो आपने कहा लो भी, आपने सम 4 बिट कैरी आउट 1 बिट, ए बी 4 बिट इनपुट्स, सी इन इनपुट, आपने असाइन स्टेटमेंट्स विद दीज ए बी को। अब ऐड वाला, अब ये ऐड है, ये सम वाला साइन है, ये वो और का साइन नहीं है। तो ये इन ऐड विद सी इन का ऐड, और आउटपुट सम और कैरी आउट अपेंड किया आपने थ्रू दिस। अपेंड का मतलब होता है आप ये कर्ली ब्रैकेट डालें, बीच में ये कॉमा डालें, और यहाँ आप जो चीजें बाइनरी की मेंशन कर रहे हैं, जैसे सम आपने बताया 4 बिट चीज है, तो अब इसका मतलब है ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा S0 S1 S0 S1 S2 S3, यहाँ ये आया, सब में ये 3 बिट 4 बिट्स हैं, और उससे अपेंड हो जाएगा साथ सी आउट, यहाँ जुड़ जाएगा, जो भी हर दफा जो भी आउटपुट होगी तो आपकी 5 बिट आउटपुट होगी, और इधर इन पे ये ऐड होंगे बाय द अरिथमेटिक एडिशन, और ये होगा मगर कंटिन्यूअस असाइनमेंट डाटा फ्लो लेवल। ये भी बूलियन एक्सप्रेशन है, बूलियन एक्सप्रेशन में ऐड की भी
प्रोविजन है, और यहां आप एज ए टोटल ए बयान कर रहे हो इंस्टेड ऑफ आप बिट वाइज मेथड कहने के, ठीक है, ये आपका ऐड वाला है। अब आप देखिए वही डाटा फ्लो लेवल डिस्क्रिप्शन फॉर फुल एडर हमने कर ली, वेरी इंटरेस्टिंग। अब हम और जो हम कहते हैं यार, अब हम वी हैव बिकम नाउ वी नो ऑल अबाउट a few combinational circuits. Now let's expand our canvas and look at as a variety of combinational circuits and their implementation. अब हम उस मोड में चले गए। एक बड़ा नोन होता है इवन पैरिटी को जनरेट करना और उसको कंफर्म करना, वेरीफाई करना या चेक करना। ये एक काम का मैं इसकी आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बता देता हूँ, विच इज इंटरेस्टिंग। आप सारे ऐसे जो डिजिटल डिजाइनर हैं और आपके डोमेन की ये मामला है कि यार ये चीज इस्तेमाल कहाँ होती है, तो आप इस देखेंगे कि ये आप कितने सिंपल तरीके से सब बना रहे हैं और ये बहुत बड़ी जगह आपके काम आती है। इट इज द एप्लीकेशन, अगर आप वहां से पिक कर लें। वो होता ही क्या है कि आप कम्युनिकेशन जब करते हैं, बाइनरी डाटा की कम्युनिकेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स, लेट्स से मैं एक इधर पॉइंट बना देता हूँ, सेंडर है ये, और इधर ये एक रेसिपिएंट रिसीव करने वाला, ये सेंडर सेंडर और रिसीव करना, ये दो कम्युनिकेट करने वाले लोग हैं जो किसी बाइनरी डाटा को कम्युनिकेट कर रहे हैं, बाइनरी डाटा के चैनल से डाटा भेज रहे हैं। फाइल जा रही है कोई बहुत बड़ी, कोई टेक्स्ट का वो जा रहा है, कोई इमेज जा रहा है, बाइनरी बिट्स की शक्ल में ट्रेवल, स्ट्रीम ऑफ बिट्स जा रहे हैं, उधर रिसीव हो रहे हैं। इसको अब पैरिटी, अब इसमें क्या होता है जब ये बिट्स जा रहे हैं तो नॉइज की वजह से या कोई भी वजह से, नॉइज इज मोस्टली द रीजन, सम बिट, अब हजारों बिट्स जा रहे हैं, एक आध बिट बीच में नॉइज से करप्ट हो सकती है, कोई स्पाइक आ गई, कोई मोटर ऑन हुई, नॉइज कोई समथिंग, आपका एक बिट बीच में से खराब हो गई। अब कई तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप उधर जाएंगे, डाटा को देखेंगे, अच्छा उसमें आपको पहले तो पता चले यार ये खराब हुई है, कोई बिट खराब हुई है डाटा में, पता चलना चाहिए रिसीवर को। अगर उसे पता ही नहीं चलेगा तो वो कुछ रॉन्ग कंक्लूजन्स या कंफ्यूज्ड या एरर्स हैं, फाइल है करप्ट हो गई है, वो देखे जा रहा है कि यार फाइल में क्या हो गया, नहीं चल रही नहीं चल रही, उसको पता ही नहीं कि डाटा जो आया था वो रास्ते में करप्ट हो गया। तो पहले तो वो डिटेक्ट करे कि यार कोई एरर हो गई है, पहला स्टेप। पहले तो कोई सिस्टम होना चाहिए, सर्किट होना चाहिए जो कह दे भाई तुम्हारा डाटा में एरर आ गई, तो आप टाइम जाया ना करें, इसको ठीक करें। अब ठीक करने के भी दो तरीके होते हैं, एक ये एक अच्छा एरर आ गई बता दिया, जो अक्सर इंटरनेट पे होता है, वो ये होता है ओके, वो सेंडर से फिर कहता है ओके यार यू सेंड द डाटा अगेन, जो भी ब्लॉक ऑफ डाटा था उसको कह देता है यार दोबारा भेजो, गलत हो गया, वो दोबारा भेज देता है, रीसेंडिंग। ये भी एक तरीका है जो इंटरनेट के डोमेन में काफी जगह इस्तेमाल होता है। बहुत सी जगहों पर स्पेशली अगर आप रियल टाइम में कोई चीजें कर रहे हैं, ऑडियो भेज रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं, और आप ये नहीं चाह रहे होते कि यार मैं वो रीसेंड का डिले इन्वॉल्व करो, आप कहते हो यार यहीं पे क्या मैं करेक्ट कर सकता हूँ इसे, तो देयर आर टेक्निक्स जो उसको करेक्ट कर सकती हैं। यानी डाटा इधर से गया, रास्ते में खराब हुआ, वहां जाके खराब था, आपको पता चला, आपने उधर ही ठीक कर लिया, इससे दोबारा नहीं मांगा। तो ये एरर का पता चलना को कहते हैं एरर डिटेक्शन, कि एरर आपको पता चल गई कि हो गई है, और उस एरर को फिर ठीक करना खुद से, उसको कहते हैं एरर करेक्शन। ये एक फील्ड है, आपने डिजिटल और उसमें सीखा हुआ होना चाहिए, लेकिन हम वी डोंट वरी कि नहीं सीखा या प्रैक्टिकल से लिंक नहीं किया। इस बात के लिए ये सर्किट है, ये बड़ी जबरदस्त चीज बना रहे हैं आप प्रैक्टिकली। अच्छा, उस पे क्या करते हो, वो कहते हैं अच्छा यार जो भी एक ब्लॉक ऑफ डाटा लेते हैं, फर्स्ट करो अब हम 3 बिट्स के ब्लॉक में डाटा भेज रहे हैं, अमूमन 8 बिट 16 बिट के ब्लॉक में डाटा होता है, हम छोटे साइज का ले रहे हैं। हम कह रहे हैं अगर आप 3 बिट के ब्लॉक का डाटा भेजें, एक एक्स्ट्रा बिट रखें पैरिटी का, ये ओवरहेड एक्स्ट्रा डाटा फॉर द दिस पर्पस एरर डिटेक्शन और करेक्शन के लिए एक्स्ट्रा बिट आप डाल, रिडंडेंट बिट कहते हैं। तो आपने कहा मैं यहाँ एक एक्स्ट्रा बिट डालूंगा, ये इसका नाम है पैरिटी बिट।
ये आपके डाटा से अलावा है, आपने थोड़ा सा ये एडिशनल अपने डाटा की सेंडिंग में एक ओवरहेड किया है, मगर इसका फायदा बड़ा है, आपने कहा मैं करूंगा। इसको कहते हैं पैरिटी बिट। हर 3 बिट जब भेज रहे थे तो आपने पैरिटी कैलकुलेट की वहां सेंडिंग के वक्त, और उसको भी इसके साथ जोड़ा, अपेंड किया यहाँ और भेज दिया। आपका अब 3 बिट के बजाय 4 बिट का ब्लॉक जाएगा। हर दफा अगर आप ये डाटा भेज रहे हैं तो ये 4 बिट भेजेंगे, ये इसकी पैरिटी साथ। अगर ये डाटा भेजना था तो आप ये 4 बिट भेजेंगे पैरिटी साथ। आपको पता है पैरिटी एंड में है, शुरू में 3 बिट डाटा के, फिर पैरिटी, फिर डाटा, फिर पैरिटी, फिर इस तरह का आपका डाटा का फॉर्मेट। दूसरे को भी पता है, वो भी पहले 3 बिट डाटा, फिर पैरिटी, फिर डाटा, फिर पैरिटी, ये लेता रहे। ये पैरिटी कैसे बनती है इस केस में? अगर आपने, अब हम कह रहे हैं अगर आपने इवन पैरिटी जनरेट करनी है ये वाली, तो कैसे जनरेट करेंगे उसका सर्किट? आपसे आपको टास्क मिलता है एज ए कॉम्बिनेशन सर्किट डिजाइनर, आपको तो ये टास्क मिला भाई इवन पैरिटी जनरेटर बनाओ। दे डोंट गिव यू द सर्किट और द बूलियन एक्सप्रेशन, और ये हम भी आपको जब कभी कहेंगे, एग्जाम में कहेंगे, प्रोजेक्ट में कहेंगे, तो हम वी हैव ऑल द राइट कि भैया आप डिजिटल डिजाइनर हो, तो आपका टास्क क्या है? मेक अ 3 बिट डाटा इवन पैरिटी, क्योंकि पैरिटीज भी 2 तरह की हैं, तो अब हमें इवन पहले बना, इवन पैरिटी एक ऑड पैरिटी जनरेटर होता है। हम अभी फिलहाल एक पे फोकस करते हैं और उसमें उसी असूल पे दूसरा भी बने। आपको हमने कह दिया यार इवन पैरिटी जनरेटर बनाओ। आप कहोगे अच्छा व्हाट इज इवन पैरिटी जनरेटर? पहले तो ये पता हो आपको। इवन पैरिटी जनरेटर ये है कि आप जो भी डाटा भेज रहे हैं उसमें आपने नंबर ऑफ वंस को इवन करना है। काउंट ऑफ वंस इन योर डाटा शुड बी इवन। इट इज इवन पैरिटी जनरेटर का असूल। अब देखो क्या मतलब, अब आप ट्रूथ टेबल बनाने बैठ गए इस असूल को सीख के, समझ के कि यार मैंने ये काम करना। आपने कहा ये डाटा है, इसमें मेरे 0 नंबर ऑफ वंस जो है वो उनकी तादाद 0 है। तो आपने कहा आई डोंट नीड टू अपेंड एनी वन मोर। इवन करने के लिए ये तो पहले ही इवन है, 0 को हम इवन नंबर लेते हैं, इवन नंबर ऑफ वंस है, नो प्रॉब्लम। तो आपने पैरिटी 0 यहां डाली कि आपको इसके साथ 0 अपेंड करना काफी है। अब इस पे आ गए, अगर आपका डेटा ये था, आपने कहा ओ ये तो इसमें एक 1 है, यहाँ इसमें तो इवन होने चाहिए। आपने कहा ओके देन आई हैव टू पुट अनदर 1 टू मेक इट इवन। अब आपने पैरिटी 1 डाल दी ये। अब अगले डाटा पे गए, आपने देखा इसमें अब मेरे पास एक 1 है, फिर आपने कहा यार मुझे फिर एक और 1 डालना चाहिए पैरिटी में ताकि इवन हो जाए। अब इधर आ गए, आपने कहा यहाँ तो 2 1 है इस डाटा में मेरे पास, पहले ही इवन है, आई शुड नॉट पुट अनदर 1, 0 डाला। फिर इधर आए, आपने कहा एक 1 है, आई शुड पुट मेक इट इवन। 2 1s हैं, आई डोंट नीड एनी मोर 1, पहले से इवन है। ये पहले से इवन है, नो नीड। ये अब 3 है, 3 है नॉट इवन। अब इवन करने के लिए क्या करें? 4 कर दें। तो अब फिर पैरिटी डाली, तो आपने देखा एक कॉन्सेप्चुअल रिक्वायरमेंट को स्पेसिफिकेशन थी मेक अ इवन पैरिटी जनरेटर, उसकी आपको समझ थी कि मुझे क्या करना है। इस पर आपने एक बूलियन टेबल अब खुद बनानी शुरू की और आपने क्या करना है को यहाँ ट्रांसलेट किया। ये आपका इस सर्किट का ट्रूथ टेबल बन गया। डिजाइन को आपने ट्रूथ टेबल में डिस्क्राइब कर दिया, अपने जहन से सोच को ट्रूथ टेबल में कन्वर्ट किया। ट्रूथ टेबल इज नॉट सम मैजिक थिंग को आसमान से नहीं गिरती, आपने बनाई सोच सोच के, मैं क्या चाह रहा हूं, मैं क्या चाह रहा हूं। ये है डिजाइनर, इट्स अ बिग जॉब, दिस पर्सन इज डूइंग ए ग्रेट जॉब। समटाइम्स इट इज लाइक, जब घर हम बनाते तो आप कहते यार आर्किटेक्चर ने क्या किया, जैसे हर जगह ये हो रहा होता है कि आर्किटेक्चर क्या था यार, ऑफिस में बैठा हुआ है तो कागज कोई बस खड़ा, हम कर रहे काम। तो वो जो गड्ढे खोद रहा होता है मजदूर, समटाइम्स ही थिंक्स कि यार वही सब कुछ कर रहा है, घर तो वही बना रहा है। दैट्स नॉट ट्रू। वो भी अपना बिट कर रहा है, आखिर में ही इज डूइंग इज, जान लगा रहा है। लेकिन अगर वो मजदूर आप कहें चल भाई घर बना, खड़ा कर दे,
वो ही कैन नॉट डू ए डैम थिंग। और अगर वो उसको आपने वाकई ऐसे कर दिया तो यू विल ruin योरसेल्फ, ठीक है, जो सम पीपल ट्राई टू डू दैट। अच्छा, तो ये डिजाइन पार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एज ए डिजाइन इंजीनियर इन चीजों की अहमियत रहनी चाहिए आपके जहन में कि मैं इस लेवल के काम को समझ सकता हूँ, कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगले लेवल भी आपको आए, पूरा लूप पता होना चाहिए, ताकि देन व्हेन यू बिकम द बॉस ऑफ द प्लेस आप पूरे सबको, टीम को गाइड कर सको। मगर ये वाला बहुत क्रूशियल पार्ट होता है। अब आपने डिजाइन को टेबल में कन्वर्ट किया, इस टेबल से फिर आपने बूलियन एक्सप्रेशन लिखा, बूलियन एक्सप्रेशन लिखा, बूलियन एक्सप्रेशन को ये सिंप्लीफाई किया तो वो ये बन गया। इसका बूलियन एक्सप्रेशन आप देखेंगे कि जो आपका सम का टर्म्स थी, इस पैरिटी जनरेटर में इत्तेफाक से जो सम के लिए टर्म्स थी वही आई हैं। अगर आप सम वाली हम देखें, सम वाली टर्म्स, सम में 2 3 5 और 7, 2 3 5 और 8 थी, 7 मैंने नंबर को देखा। तो ये जो सम के वहां पर फॉर सम अदर रीजन सम के लिए जो इन 3 बिट की कॉम्बिनेशन बनी थी, इत्तेफाक से आप बिल्कुल एक और डिजाइन कर रहे थे। आपने सोच और रीजन यहाँ डालने की बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। ये नहीं है कि आप यहाँ को सम कैलकुलेट कर, नहीं, फॉर समथिंग यू आर डूइंग। इत्तेफाक है कि ये कॉलम आपका पैरिटी का वही है जो सम का है, बट इवन इफ यू डोंट नो दैट, ये तो मैंने वैसे, आप इस पैरिटी के लिए वही पूरा बुलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे फुल वाला, जो एक्स बार वाई बार वाला, उसको अगर आपने सिंप्लीफाई किया तो वो ये बनेगा, क्योंकि इत्तेफाक से ये वही था। इसलिए जब आप इसको पहचान गए या आपका ये बन गया, अब आप इसको इस तरह इंप्लीमेंट कर देंगे। इसमें क्या मतलब है, पैरिटी जनरेटर में जो फुल 1 बिट फुल एडर था, उसका सिर्फ सम वाला पार्ट आपको चाहिए, वो नहीं चाहिए कैरी वाला, वो वहां उसकी रिक्वायरमेंट। यहाँ पर एक सर्किट आपके इस टेबल से बन रहा है विच इज एक्सक्लूसिव और ऑफ दीज 3 थिंग, तो आपने 2 एक्सक्लूसिव और जोड़ के बनाया। दिस इज अ पैरिटी जनरेटर, एक्चुअली इट इज अ पैरिटी जनरेटर फॉर 3 बिट डाटा। अब आपके डाटा के साथ ये 3 बिट और ये हर वक्त एक 4th बिट बनेगी, और 4 बिट बिट के ब्लॉक्स आप भेजोगे, पहले एक 4 बिट, फिर दूसरा 4 बिट, फिर तीसरा बिट। अब जनाब इंटरेस्टिंग, दूसरे एंड पर क्या होगा, रिसीवर। रिसीवर ने चेक करना है, अब रिसीवर ने चेक करना है कि डाटा, ये एरर डिटेक्शन का काम अभी हम कर रहे हैं। उसने चेक करना है कि यार क्या ठीक है, जो आया है डाटा क्या वो ठीक है, ओके। उसने क्या ठीक चेक करना है, उसने देखना है कि अगर जो डाटा आया है उसमें पैरिटी के बिट्स इवन है तो फिर ठीक है। उसने ये देखना है अगर मेरे जो टोटल डाटा अलोंग विद पैरिटी, उसको तो टोटल डाटा को देखना है, 4 बिट्स जो मेरे पास आते हैं, अगर उनमें नंबर ऑफ वंस इवन है तो ओके, आई एम हैप्पी, चेक्ड, ओके। अगर वो इवन नहीं है, इसका मतलब है आई एम नॉट हैप्पी, समथिंग हैज गॉन रॉन्ग। ये एरर डिटेक्टर के तौर पर आप इसको इस्तेमाल करो, ठीक है। तो पैरिटी चेक करने का मतलब है आपने एरर चेक कर, आपको पता चल गया यार ये ब्लॉक मुझे सही नहीं आया, फिर वो आगे के फैसले हैं कि कैसे उसको ठीक करना है। हम यहाँ लोकली ठीक कर सकते हैं जिसके तरीके हैं, और या आप उस सेंडर को कह सकते हो भाई ये ब्लॉक ठीक नहीं है, फिर भेजो। ये बात की बात है, पहले हम ये देख लें कि वो एरर को डिटेक्ट कैसे करेगा। ये अपना टेबल बनाएगा, ये कहेगा मेरे पास तो 4 बिट डाटा आना है, और मैं देखूं क्या ये 4 बिट डाटा में कोई एरर तो नहीं है, तो ये 0 1 ये इवन नहीं है, ठीक है, ओके, नो, रॉन्ग, एरर। काउंट जो है इवन अब होना चाहिए था, अब इवन इसने करना नहीं है। अब इसने इवन को देखकर कहना है यस नो एक्सेप्ट रिजेक्ट, इसका 0 1 जो है वो है एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो ये 0 था, ये कहेगा ओके एक्सेप्ट, ओके यस। यहां इवन नहीं है तो ये कहेगा नो, ये डेटा इज रॉन्ग, डू समथिंग। यहां इवन नहीं है, नो। यहां इवन है, ऑलराइट, नो एक्शन।
यहां इवन नहीं है, ओके, रॉन्ग, एक्शन लो, कहो कि एरर हो गया। ये इस तरह चेकर का वो बनता है। इसका जो एक्चुअली, इसके जब आप एक्सप्रेशन अगर लिखें और उन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें, इस शक्ल में लिखें, तो अल्टीमेटली वो एक्सप्रेशन बन जाएगा ये कि x एक्सक्लूसिव और y एक्सक्लूसिव और p, x, इनको सिंप्लीफाई जब आप कर लेंगे इसके एक्सप्रेशन, तो x एक्सक्लूसिव और y एक्सक्लूसिव और ये सॉरी एक्सक्लूसिव और z एंड एक्सक्लूसिव ऑफ p, ये बन जाएगा। जो बड़ा एक्सप्रेशन आएगा x y z के आप लिखेंगे एक्सप्रेशन, उन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो वो ये बनेगा। तो आपका फिर इसका सर्किट अगर बनाना है आपने, तो आप ये बनाओगे कि आपने दो एक्सक्लूसिव और लोगे, इन दोनों के करोगे तो यहाँ पे आपका x एक्सक्लूसिव और y निकलेगा, इसमें इधर z एक्सक्लूसिव और p निकलेगा। अगर इन दो को एक्सक्लूसिव और करोगे तो ये एक्सक्लूसिव और इन दो एक्सप्रेशन को एक्सक्लूसिव, यानी एक तरफ से ये निकला, एक तरफ से ये निकला, एंड यू आर ज्वाइनिंग अनदर एक्सक्लूसिव और टू मेक इट फुल, ये बन जाएगा। वेरी गुड। ये हम देखें कि एरर सेंडर एंड पे इवन पैरिटी जनरेटर और रिसीविंग एंड पे चेकर, एरर चेकर, पैरिटी बेस्ड एरर चेकिंग के एरर है या नहीं, एरर डिटेक्टर भी कहते हैं इसको। ओके, चल हमने ये देखो। अब इसके भी अब आप अगर वो दोनों तरह से कोड लिखना चाहते हो तो आपके फिर वही जो मैंने अभी, जिस तरह मैंने अभी आपको दो तरह के कोड उसके दिखाए हैं एडर के, इत्तेफाक से ये बहुत उसके क्लोज है तो मैंने यहाँ दोबारा वो कोड नहीं लिखे, बट अब आप इसका कोड ये या वो वाले एक्सप्रेशन या ये अगर आप डाटा फ्लो में लिखोगे तो वो कोड लिखोगे, अगर आप गेट लेवल स्ट्रक्चर में लिखोगे तो ये कोड लिखोगे। ये हमने पीछे किया है, गेट लेवल स्ट्रक्चर कोड ये वाला होगा, डाटा फ्लो लेवल कोड में इस चीज को ट्रांसलेट करके लिखोगे, इसी तरह इधर ये हो गया। ये मैंने आपको बहुत डिटेल से लास्ट टाइम सिखाया कि डिकोडर क्या होता है। ये भी एक बूलियन कॉम्बिनेशन लॉजिक की एक बड़ी मेन सी चीज है, तो ये मैंने आपको सिखाया। इसकी हमने बहुत डिटेल की, आपसे को पता है और कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो अभी भी। और उसमें ये था, डिकोडर बेसिकली ये होता है कि अगर आपकी ये दो लाइंस हैं, ये आपके दो इनपुट्स हैं, ये जो बाइनरी इनपुट्स हैं इनको एक किस्म से डिकोड करके बताता है अलग अलग लाइन पे कि कौन सा बाइनरी इनपुट है। यानी क्या ये 0 0 है तो एक लाइन, अलग लाइन D0 को एक्टिव कर देगा। अगर ये 0 1 है उसको डिकोड करके बताएगा ओके ये 1 है तो अपनी 1 की लाइन को वो कर देगा। इसको डिकोड करके कहेगा ये 2 है तो एक्सक्लूसिवली D2 की लाइन को एक्टिव कर देगा। 3 है तो चार अलग अलग लाइनें हैं, कौन सा वर्ड है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अलग लाइन को एक्टिवेट करता है। तो ये 2 लाइंस, इन 2 लाइंस 4 लाइंस डिकोडर कहलाएगा। 2 to 4 यानी 2 बिट की इंफॉर्मेशन को ब्रेक करके डिकोड करके फैला के 4 लाइनों में बता रहा है कि कौन सी है, ये डिकोडर है। इसका सर्किट मैंने बता दिया। हर पैटर्न को पहचानने के लिए गेट पे वो पैटर्न लाएंगे तो वो पैटर्न उसको गेट को एक्टिव कर देगी और वो गेट एनेबल हो जाएगा। अगर दूसरा पैटर्न आएगा तो वो नहीं होगा। ये चीज हम पहले भी एंड और में इस्तेमाल कर रहे थे, अब इसके आगे हमने और नहीं लगाया। अब ये जो यहाँ पर आया बस वही हमारी आउटपुट थी, तो हमने D0 D1 D2 D3 यहाँ कह दी, इसके आगे और गेट नहीं लगा। फिर मैंने बताया था आपको कि इन सारे कामों को अनेबल और डिसेबल करने के लिए आप एक अलग लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं जो सारे गेट्स पे जाए और उनको या अनेबल करे या डिसेबल। अनेबल और डिसेबल के मायने मैंने आपको बताए थे, और मैंने बताया था कि अनेबल का भी एक्टिव लेवल आप तय करते हो कि क्या 0 से अनेबल होना है या 1 से अनेबल होना है। यहाँ हम 0 से अनेबल कर रहे थे तो हमने इनपुट के आगे इन्वर्टर लगा के इन गेट्स को दिया, क्योंकि ये गेट 1 से अनेबल होते हैं। तो हमने अगर 0 से अनेबल करना है तो इन्वर्टर लगाया, तो ये 0 से एक्सटर्नली 0 दोगे तो ये पूरा डिकोडर एनेबल होगा और वो वाली फंक्शन जो हम कह रहे हैं वो करेगा। अगर अब यहाँ 1 करोगे तो ये इन्वर्ट होकर 0 सारे गेटों पे अप्लाई कर देगा। अब आप इधर जो मर्जी देते रहे A और B पे,
ये कुछ नहीं, ये कॉन्स्टेंटली वही के 0 आउटपुट देगा अगर एंड गेट है, और 1 आउटपुट देगा अगर नैंड गेट। ये हमने बहुत तफसील से किया। अब हम इसके कुछ और पहलू देखना चाहेंगे एज ए डिजिटल डिजाइनर। ये पहलू है, एक तो मैंने आपको ये बता ही दिया था कि जी आप कहते मैंने इसको गेट लेवल पे अब एचडीएल स्ट्रक्चर गेट लेवल, इस सर्किट को ही जो बना हुआ है आप गेट लेवल पे डिस्क्राइब कर दें। ये हमें पता है अब अच्छी तरह कि कैसे गेट लेवल पर करते हैं। ये इन साइड इनपुट पे जो 2 इन्वर्टर थे लगे हुए वो हैं। ये इनपुट पे जो अनेबल की लाइन थी उसका इन्वर्टर जो है वो है। तो ये 3 नॉट गेट इंस्टेंशिएट हुए। फिर ये वो जो 4 इसने नैंड इस्तेमाल किए, इसमें सिंपली आप एंड भी कर सकते थे, मगर एंड का मतलब है आउटपुट का एक्टिव लेवल 1 होता, यानी जो जिसने एक्टिव होना था, जैसे D0 उसने 1 होना था और बाकियों ने 0 होना था। अगर आपने नैंड लगाया तो अब आपका एक्टिव लेवल 0 है। और दूसरे ये आपके डिजाइन के रिक्वायरमेंट पे, तो व्हाट इज योर एक्टिव लेवल रिक्वायर्ड आप अचीव करना चाहते हो, तो आपका ये हो गया। ये 4 नैंड गेट्स लगे हुए हैं, उनमें किस तरह कनेक्टेड है ये हम बहुत अच्छी तरह सीख चुके हैं कि ये ए बी अनेबल की लाइनें किस तरह और अंदर की तारें जो कि इस केस में ये वाली हैं, ये नाम उनके रख दिए ए नॉट बी नॉट इनेबल नॉट। आपने अंदर की तारों के नाम अब ये रखे हैं। असल में देखिए ये आपका ए बी और इसका नाम आपने रखा एनेबल, कोड में आपने इसका नाम रखा एनेबल। फिर इनकी जो आउटपुट पे तारें जा रही हैं इनके नाम आपने वायर 1 के बजाय इसका नाम रख दिया है ए नॉट। ये वायर का नाम है, ये बड़ा ख्याल रहे कि ए नॉट आप वायर का नाम रख सकते थे, आपने रखा। आप इसको W1 भी कह सकते हैं। इस वायर का नाम आपने बी नॉट रख दिया और इस वायर का नाम आपने एनेबल नॉट के रख दिया। और अब सारी तारें सारे इनपुट आउटपुट के नाम हैं। अब ये गेट का लिखना जैसे आप पहले लिखते रहे आपने उसी शक्ल में लिखा। आपने इस केस में डीज को एक तरीका था, आप आउटपुट को कहते D0 D1 D2 D3 4 वेरिएबल ले लेते और ये कोड लिखते, यहाँ D0 लिखते हैं, D1 यहाँ D2 मगर अक्सर अब हमने शुरू किया है कि अगर वो एक ही जैसी 4 चीजें हों तो जैसे दूसरी लैंग्वेजेस में करते हैं, हम नहीं 4 नाम इस्तेमाल करना चाहते। हम एक डी को अरे से डिक्लेयर किया है और फिर D0 एज ए इंडेक्स टू 0th एलिमेंट और ये कर, ये सारा वो कोड हो गया गेट स्ट्रक्चर लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट डिकोडर। अब दूसरा डाटा फ्लो लेवल जो मैंने बताया, क्या उसका बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन आप वहां पे देख सकते हो। बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, आप ये D0 के लिए लिखें, वो बेशक यहाँ पर 0 एनेबल एक्टिव लेवल है। अगर फर्ज करें आप नॉर्मल रखते तो यहाँ 1 होता और दूसरे 0 होते, तो फर्स्ट को 0 एक्टिव लेवल है तो आप खाली D0 के लिए देखेंगे कि कहाँ पर एक्टिव लेवल है। ठीक, अपने पुराने सिस्टम से रिलेट करने के लिए आप इसको इस तरह देख सकते हैं कि अगर यहाँ एंड गेट वाला होता तो ये इधर 1 होता, इन सारों में 0 होता। आप बुलियन एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं D0 के लिए, खाली इसकी टर्म x a बार b बार, ठीक है। और अगर एनेबल भी शामिल कर रहे हैं तो एनेबल बार। अच्छा, फिर D1 के लिए यहां पर एक्टिव होता, अब ये यूनिक लेवल या एक्टिव लेवल ये वाला है तो ये होता, बाकी 0 होते तो आप फिर इसका एक्सप्रेशन लिखते इसी तरह। तो ये एक्सप्रेशन आपने लिखना है, ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन है। D0 के लिए आपने कहा ये a बार b बार एनेबल बार और इन सबको आपस में एंड किया, वो गेट है एंड, या क्योंकि वो नैंड गेट था तो आपने उसको नैंड अप्लाई कर दिया। तो D0 अब आपका एक्टिव लेवल नैंड से था तो ये एक्सप्रेशन है, बुलियन एक्सप्रेशन ये है। इसी तरह D1 का a बार b e बार, इनको एंड किया। अच्छा, यहां से में हो रहा है कि ये डबल एंड वाला ये जो हमने लिया था बुलियन, ये भी बुलियन है। और इस पूरे को इन्वर्ट, क्योंकि वहां नैंड था। अगर आप वहां एंड इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये वाली चीज नहीं लगाएं। अगर मैंने जैसे कहा डिकोडर एंड से भी लग सकता था और काम करता एक्टिव लेवल हाई से, तो फिर आप ये नहीं लगाते। अभी आपने नैंड वाला सर्किट को बता रहे हैं तो ये लगाएं। ये बुलियन एक्सप्रेशंस है।
अगेन यहाँ फिर वही बात आ गई कि असाइन का, या आप हर एक के साथ असाइन कहें और यहाँ सेमीकोलन डालें, या आप एक दफा असाइन कह के सारे कॉमों के साथ लिख दें और आखिरी वाले के साथ सेमीकोलन डालें। ये वही था। ये आपने डेटा फ्लो लेवल पर 2 to 4 डिकोडर को डिस्क्राइब कर दिया। ओके, ये मैंने फिर आपको बताया था कि डिकोडर्स के बड़े एस्पेक्ट हैं और बहुत से फायदे हैं और बहुत से इस्तेमाल हैं और बहुत सी हर चीज में एक्सपेंशन एनेबल कैसे करना है, बड़ा कैसे करना है, छोटा कैसे करना है। अब आपने जैसे हमने हाफ एडर से फुल एडर बनाया था, एक तरीका था ये डायरेक्टली फुल एडर बना लिया। यहां भी ये कर सकते हो कि 4 बिट 2 to 4 की बजाय आप कहते हो नहीं यार मैंने तो 3 लाइंस को डिकोड करना है। अगर 3 लाइनों को डिकोड करें तो उसके 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं, 2⁻3। तो आप अगर कहते हो यार मुझे 3 to 8 डिकोडर चाहिए, मैं एक तरीका, आप डायरेक्टली बना लो, बनाओ टोटल 3 to 8। आपने 3 लाइनें इनपुट की ली, यहां पे किया। ओके, आपने 3 लाइनें इनपुट्स पे ली और आपने कहा कि मैं इनको डिकोड करूंगा। 3 लाइनों की 8 कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 पैटर्न, यहाँ ऑल 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। जो भी कोई यहाँ पैटर्न है उसको एक यूनिक लाइन से शो करना को कहते हैं मैंने इस बात को डिकोड किया। ये डिकोडर है। तो इन हर एक को डिकोड करके आप अलग लाइन को एनेबल करना चाहते हो, तो ये आपने डिकोडर बनाया। हर लाइन जिसको डिकोड करके एनेबल करना है उस पर देखिए, यहाँ वो बड़ा आइडियल वाला बना हुआ है जो मैं कह रहा था। एंड गेट इस्तेमाल करें, हमने एंड गेट इस्तेमाल किया और जो भी कॉम्बिनेशन 000 001 010 जो भी कॉम्बिनेशन है उसके x बार y बार z बार x y z बार जो भी पैटर्न्स हैं उनके मुताबिक इन गेट्स पे वो लेवल भेजे। वो जो आप जब लेवल भेजते हो उसका मतलब है आपने उनको इन्वर्ट करके सबको 1 करके भेजा है। तो जब वो 1 करके भेजा है एक हर कॉम्बिनेशन को, तो वो एंड गेट हाई हो जाएगा। जो भी पैटर्न इस गेट को आप दे रहे हैं उस पैटर्न पे वो गेट हाई होगा। बाकी सारे गेटों पे वो पैटर्न मैचिंग नहीं है, वो सारे लो रहेंगे। तो अब ये डिकोडर जब सही पैटर्न जो भी पैटर्न है उसका डी हाई होगा, ये वो पैटर्न भी लिख दिया है, और बाकी सारे डी लो होंगे। ये है डिकोडर 3 to 8। आपने डायरेक्ट बना लिया, ये इन्वर्शन के लिए थे और ये वो गेट्स हैं और ये बन गया, ये कनेक्टिविटी की तार है। ओके, आइडियली बन गया। आप कहते हो नहीं यार मैं तो बड़ा स्मार्ट डिजाइनर हूं, मैं एक दफा 2 to 4 डिकोडर बना चुका हूं, या मेरे पास तो पहले से 2 to 4 डिकोडर के सर्किट्स पड़े हुए हैं, तो मैं अब दोबारा 3 to 8 नए सिरे से गेटों से क्यों बनाऊं। आई एम ए स्मार्ट पर्सन, आई एंड या स्मार्ट पर्सन कि आप गेट्स पढ़े हैं और आप नहीं चाहते कि इतना लंबा काम करें, और या आपको कहा है आपके पास गेट्स नहीं है भाई, या आपके पास सिर्फ छोटे डिकोडर पढ़े हैं 2 to 4 वाले, बनाओ ये बड़ा। आपकी कंस्ट्रेंट भी हो सकती है, आपका प्रेफरेंस भी हो सकता है। तो आप कहो कि नहीं यार मैंने इस तरह नहीं बनाना, मैंने वो जो मेरे पास 2 to 4 में बना चुका था इतनी एफर्ट करके, मैं तो उन्हीं को इस्तेमाल करके ये बड़ा वाला बनाना चाहता हूँ। ये है आप मॉड्यूलरली ग्रो करने का, अगर आपको टेक्निक आती है तो यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अदरवाइज आप कहोगे बहुत से कि सर जी वो गेट्स मंगवाए या 3 to 8 डिकोडर मंगवाए तब ये काम चलेगा, वरना बैठे हुए नहीं। इफ यू आर स्मार्ट आप कहोगे ओके ये पढ़े, लेट मी सॉल्व द प्रॉब्लम। आप कहते हो मैंने जिस तरह कहा बड़ा रेगुलर तरीका। इस तरह मेमोरीज की भी एक्सपेंशन होती है। असल में जो ये सीख रहे हो आप यहाँ, इसी तरह मेमोरी के ब्लॉक्स की को बढ़ावा देती है, मेमोरी के ही असूल पर है। वो क्या आप कहोगे कि यार मैं ये इस 3 to 8 का वो था टेबल, आप कहोगे यार मेरे पास 3 to 8 2 to 8 पढ़े हैं उससे बनाना है, या चले दूसरा यहाँ पर हमने जो लिया वो सेम थी, 2 2 to 4 को यूज करके एक 3 to 8 बनाना है। आप 2 to 4 का एक इधर लगाओगे, एक 2 to 4 का इधर लगाओगे। अब आप वो 3 to 8 वाला बनाना चाहते हैं, ठीक है। आप इस 2 to 4 की जो 4 लाइनें वो यहां से निकलेंगी, 4 इधर से निकलेंगी, दोनों में वही तारें निकल रही हैं। आप क्या करोगे,
एक्स और वाई दो इनपुट्स, इस वाले को भी दे दोगे, इस वाले को भी दे दोगे, दोनों में जब वो एक्स वाई पे वो पैटर्न 0001 आएंगे, उनकी अगर आपने कुछ और नहीं किया तो जब 00 आएगा तो इसका भी D0 ऑन हो जाएगा, इसका भी D0 ऑन हो जाएगा, जब 01 आएगा तो इसका भी D1 ऑन हो जाएगा, इसका भी D1 ऑन हो जाएगा। तो आप कहोगे यार मैं तो एक वक्त में एक उसको चाहता हूं कि उसकी लाइन एक्टिवेट हो, ये क्या हो रहा है, ये तो डिकोडिंग ना हुई जो मैं चाहता हूं। फिर आप ये जो थर्ड लाइन है Z, यहाँ पे हमने फोर्थ लाइन ली थी क्योंकि हम इस थर्ड लाइन को इधर यहाँ पे वो Z लो गया, उसके आगे इन्वर्टर लगाओगे। तीसरी लाइन जो थी आपकी, अगर 3 to 8 डिकोडर है तो एक्स वाई के बाद Z है, Z के आगे आप डिकोडर लगाओगे, वो सॉरी डिकोडर कह रहा हूँ, इन्वर्टर लगाओगे, और अब इस लाइन को एनेबल के तौर पे इस फीड करोगे। जैसे फर्स्ट को यहाँ आपने Z लगा लिया, अब मैं ये बता रहा हूँ, अब हमारा सर्किट ये है। अब हम दो, ये पहली मिसाल वो दूसरी थी, दो 2 to 4 वाले जो आप बना चुके थे उन्हें इस्तेमाल करके आपने एक 3 to 8 वाला बनाना था। आपने जी वो दो उठा के यहाँ लगाए, अपना आपके पास ये तीन लाइनें थी, एक्स वाई और जेड, लेट से एक्स वाई, और तीसरी लाइन मैं यहाँ लिख रहा हूँ जेड, एक्स वाई जेड, तीन लाइनें हैं, इनको डिकोड करके 8 आउटपुट निकालें। आपके पास 4 इधर निकल रही हैं और 4 इधर निकल रही हैं, 2 to 4। ओके, आप इसको 3 to 8 बनाना चाहते हो। अब अगर आप ये एक्स वाई दोनों पे ज्वाइन कर दो तो जब 0 होगा तो दोनों का 0, 1 होगा तो दोनों का 1, ये तो काम ना हुआ। इसलिए आपने कहा ओके मैं तीसरी लाइन को, Z लाइन को एक इन्वर्टर के जरिए इनके एनेबल्स पे दे दूं। अब क्या हुआ, जब यहाँ 0 होगा तो इधर 1 होगा और ये वाला एनेबल हो जाएगा, ये एक्टिव हाई एनेबल है, आपका एक्टिव हाई एनेबल है। इस पे आपने Z को यहाँ Z पर इन्वर्ट करके इस पे अप्लाई किया, क्योंकि ये एक्टिव हाई वाला था, तो जब ये 0 होगा Z तो ये वाला गेट एनेबल और ये वाला गेट डिसेबल। सॉरी, ये एक्टिव हाई मैंने कह दिया, हाँ 0 से 1 तो एक्टिव हाई ठीक है, और 1 यहाँ पर ओके, जब यहाँ 1 होगा तो ये एक्टिव हाई ठीक है, एक्टिव हाई। तो जब यहाँ 0 होगा इधर 1 आ जाएगा, ये वाला एनेबल्ड होगा और 0 की वजह से ये वाला डिसेबल होगा। अब दोनों पे अगर यहाँ 0 0 आएंगे तो इसका D0 तो एक्टिवेट होगा, इसका D0 नहीं होगा क्योंकि इसको आपने डिसेबल कर दिया, ये 1 देने से डिसेबल हुआ, ठीक है, सॉरी 1 देने से, 0 देने से ये वाला डिसेबल हुआ। ओके, फिर आप ये 0 के साथ 0 0 0 1 0 2 0 3 0, फिर जब ये 1 होगा, अब आप उस पर आए, 1 के साथ आए विच इज नाउ 4, 1 एंड ऑल 0, दोनों 0, ठीक है। अब ये वाला डिसेबल हो जाएगा, जैसे यहाँ 1 हुआ ये 0 होकर डिसेबल हो, अच्छा। अब जब यहाँ 1 आएगा तो ये अनेबल हो गया और ये डिसेबल हो गया। तो पहले ये दो बिट से D0 D1 D2 D3 इधर के चल रहे होंगे, इधर के रुके होंगे, ये सारे अपने डीएक्टिवेटेड रहेंगे क्योंकि ये अनेबल डिसेबल्ड है। जब यहाँ 1 आएगा तो वही दो बिट्स अब इसके लिए बेकार हो गए, अब ये वाला का D0 D1 D2 D3 चलेगा। तो इस तरह अब ये पूरा आपका एक 3 to 8 डिकोडर आपने बना लिया, D0 D1 D2 D3, दिस विल एक्ट एज D4 जब यहाँ पे 1 0 0 आएगा, D5 D6 D7। ये वो तरीका है जो हमें हमेशा, मेमोरी को भी ऐसे, ये 1K मेमोरी है और इधर एक और 1K मेमोरी है, अगर इसको 2K मेमोरी बनानी है तो इसी तरह एक्सेप्ट द हाईएस्ट बिट, बाकी सारी बिट दोनों मेमोरी पे आप कनेक्ट कर दोगे और हाईएस्ट बिट को इस तरह इन्वर्टर से उनके एनेबल पे लगाओगे तो ये 1K मेमोरी 2K मेमोरी बन जाएगी। तो ये बड़ा पावरफुल टेक्निक से एनेबल के जरिए दो चीजों को ज्वाइन करके बड़ी चीज बनाना। तो ये, और यहाँ पे 2 to 4 के लिए भी काम हो सकता है, 3/8 का यूज करके 4/8 का, 4/16 का भी बना सकते हो, व्हाटएवर। ओके, अब एक और जो बड़ी पावरफुल यूज है इस डिकोडर का वो हम करके तो वी कंक्लूड।
एक और मजेदार यूज है इस डिकोडर का। इस डिकोडर का यूज ये है कि जैसे आप कोई भी सर्किट जब बनाते हो, बड़ा मजेदार बात, जब भी आप कोई सर्किट बनाते हो, जैसे यहाँ मिसाल दी हमने कि आप बना रहे हो फुल एडर, अगेन फुल एडर, एक फुल एडर बनाना है, इसका ट्रूथ टेबल है। इस ट्रूथ टेबल में ये एस की वो टर्म्स है, ये सी की टर्म्स है, ये ट्रूथ टेबल है। अभी फुल एडर जो हमने सीखा है वो है। हम देख रहे हैं कि इस फुल एडर में हम इसको कहते हैं, अच्छा सम के लिए ये टर्म, ये जीरो वाले को m0, मिड टर्म 0, मिड टर्म 1 2 3 4 5 इस तरह कहते हैं। तो सम में जो टर्म है 1 2 4 और 7, इनमें 1 है, इन टर्म्स के लिए 1 आएगा। और कैरी में 0 0 1 2 3 5 6 7, उसमें 1 आएगा। ये हमने अपने ट्रूथ टेबल से देखा। इस बात को अब हम, ये भी एक तरीका लिखने का है, इस चीज को हम बुलियन एक्सप्रेशन लिखते थे, उससे पहले आप ये भी कह सकते हो कि सम के अंदर एक्स वाई जेड का टर्म्स 1 2 4 और 7 आएगी, ये 1 2 4 एंड 7, और कैरी के लिए एक्स वाई जेड का टर्म नंबर 3 5 6 7। ये भी एक तरीका है लिखने का शॉर्ट में। इसी बात को आप एक्सपेंड करके लिख दोगे कि ये जो 1 वाला है इसका मतलब हुआ x बार y बार z, और ये जो 5 वाला है इसका मतलब है x y बार z। ये बुलियन एक्सप्रेशन। अच्छा, अब मजे की बात क्या है कि ये जो बुलियन एक्सप्रेशन किस किस टर्म ने 1 होना है, वो एग्जैक्टली ये टर्म्स वही है जो हम डिकोडर को देते थे, वो उसी टर्म को एक्टिवेट करता था। यानी एक्स वाई जेड के कॉम्बिनेशन में कौन सा कॉम्बिनेशन है, क्या ये एक्स बार वाई बार जेड बार है, क्या ये एक्स वाई बार जेड है जो हम यहाँ देख रहे हैं, उसी उस बात के मुताबिक हमारा डिकोडर उस लाइन को हाई करता था और दूसरी लाइनों को लो रखता था। तो हम इस डिकोडर को ये वाली टर्म्स जनरेट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय हम वो एक्स बार वाई बार और उनको गेटों में देके और गेट में करके और वहां से निकालें। हम एक डिकोडर ले सकते हैं जिसमें हमें जो भी टर्म चाहिए वो हमें उस लाइन पे मिल जाएगी। तो अगर हमारे वो जो एंड वाला पार्ट था सर्किट का, हम एंड और से ये बना रहे थे, ये फुल एडर एंड और से, ये एंड वाला काम इसके अंदर हुआ है, तो व्हाई नॉट इंस्टेड ऑफ यूजिंग 8 एंड गेट्स और वो सारे इन्वर्ट करके हम कनेक्ट करें, डिकोडर डज इट ऑटोमेटिक, इसके अंदर मौजूद है तो हम ये डिकोडर लगाएं, एंड का सर्किट सारा हमें समझ लें कि यहाँ है, और अब कौन कौन से एंड गेट किस और गेट में जाते हैं जो हम वहां चूज करते थे, इस टेबल के मुताबिक हम वो वाले लाइनें इस डिकोडर से निकालें, क्योंकि वहां पे वो एंड गेट्स हैं, वो लाइनें हम यहाँ और गेट में लगा दें। तो अब हमारा जो एंड और वाला सर्किट होता था इस टेबल के लिए, ये वो बन गया। एंड वाले पार्ट के लिए हमने डिकोडर लगा दिया, और उससे वो वाली टर्म्स जो हमारे इसमें थी वो लाइनें निकाल के और में लगा दी, तो हमारा ये सम और ये कैरी। तो वी हैव मेड a 3-bit full adder by using a 3x8 decoder and 2 OR gates. ओके, यानी वरना हमें, आपको मालूम है, फुल एडर बनाने के लिए यहाँ 4 एंड गेट्स लगाने पड़ते और इन टर्म्स को इन्वर्ट करके और वो कॉम्बिनेशन सारी उन एंड गेट्स पे लाते, फिर उन गेट्स के और करते। तो ये जबरदस्त काम हो गया। You can build all kind of combinational circuits if allowed, or if you have the option, by doing this very neatly, stating this thing, okay? और फिर इसको कोड की शक्ल में लिखना, you know how to do it। इस बात कोड की शक्ल में आप अब गेट लेवल स्ट्रक्चर लेवल लिखोगे तो ये इंस्टेंशिएट करोगे, ये इंस्टेंशिएट करोगे, इन तारों को जोड़ोगे और वो बन जाएगा। अगर आप फंक्शनल लेवल करोगे तो इसका जो एक्सप्रेशन है which is a full adder expression, आप इस एक्सप्रेशन को, जो ये एक s के एक्सप्रेशन और इसको c के एक्सप्रेशन को असाइन के साथ लिखोगे, इसकी वो इस्तेमाल करके, तो आपका ये डाटा फ्लो लेवल हो जाएगा। अगर इस स्ट्रक्चर को बयान करोगे, इंस्टेंशिएटिंग और डिकोडर, इंस्टेंशिएट गेट एंड कनेक्टिंग, तो आपका गेट और स्ट्रक्चर लेवल हो जाएगा।
तो आपने दो तरह के तरीकों से फुल एडर्स, पैरिटी जनरेटर एंड डिकोडर्स, और उनको एक्सपेंड करना, उन्हें कनेक्ट करना, उनको डिस्क्राइब करना अब सीख लिया है। नाउ आप अपने नेक्स्ट लैब जो है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट, वो अब फुल फ्लेजेड इन चीजों के अराउंड बाय डूइंग दिस वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, वैरायटी ऑफ डिजाइनिंग एंड वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग। ओके, चलिए, एनी क्वेश्चन यू हैव? यस सर। जी पूछिए। नो सर। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट, यस सी यू। आप लोगों के अभी ओके, वी डोंट नो क्लासेस का क्या, अभी क्लासेस के अनाउंसमेंट हो गई है? हसीब, हसीब, क्लासेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? सर छुट्टियों का तो ऑर्डर आ गया है, अच्छा जो ईमेल आ गई थी जी। अच्छा अच्छा, चलो, ओके, सी यू एज उस हिसाब से नेक्स्ट वीक जो है छुट्टियां हैं पूरी। अच्छा, ठीक है। तो सर जो हमारे डेमो रिमेनिंग है, जी, किस चीज की डेमो? ये सर जो डीएलडी के रहते हैं हमारे। प्रोजेक्ट्स की डेमो? यस सर। वो अच्छा, तो आपके फिर ईद के बाद जो क्लासेस लैब्स वगैरह होंगी उसमें हो जाएंगे ना? नहीं, एक सेकंड यार, सर वो टाइम ईद के हाँ, बाद तो एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे सर। एग्जाम शुरू हो रहा है, ठीक है। हाँ, नहीं, जो आपके Yes, sir. पेंडिंग डेमो है और ये, वो हसीब Yes, साहब sir. विल इन्फॉर्म यू, ही विल अरेंज अ जी सर। लैब, और वो डेमोज ले Yes, लेंगे, क्योंकि वो आपके लिए जरूरी होगा। अगर आपने वो सही किए हैं तो आप एग्जाम, हमारा एग्जाम इन्हीं प्रोजेक्ट से होते बिल्कुल हैं, सर। यू नो इट। बिल्कुल अच्छा, सर। तो हम Yes, sir. ओके, हम इन Yes, sir. इस टाइम में नेक्स्ट वीक में यू विल, आप हसीब साहब आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे, एंड वी Yes, विल sir. अरेंज डेमो ऑन सम सूटेबल डे, नॉट ऑन एग्जैक्ट ईद डे, मगर एक सेफ डेज में डेमो का कोई कोऑर्डिनेशन करके कर लेंगे, सो दैट यू आर वेल प्रिपेयर फॉर द एग्जाम एंड डोंट गेट अ शॉक। ओके हसीब, विल डू Thank you so much, sir. ओके, वेलकम। Yes, sir. ओके, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir. Take care, अल्लाह sir. हाफिज, सेफ, टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।